करने जा रहा हूं। सीए इंटरमीडिएट May 2024 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट एज पर न्यू सिलेबस। इसके मद्देनजर हम आपके लिए लाए हैं फास्ट ट्रैक बैच। तो अब कॉस्टिंग शिफ्ट हो चुका है ग्रुप 2 में, ठीक है। तो ग्रुप 2 के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया 15 जनवरी मतलब यस्टरडे, उसका आज है दूसरा सेशन, सेकंड लेक्चर। तो टाइमिंग यही रहने वाला है 5:30 to 7:30 PM ऑन डेली बेसिस। और हमने शुरू किया था कौन सा चैप्टर, कॉस्ट शीट। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने ओरिएंटेशन मतलब इस बैच का बेसिक डिटेल्स डाला हुआ है। इस बैच में हम क्या कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं, क्या प्लानिंग होगी, क्या स्टडी अप्रोच होगी, ये कल के लेक्चर के इनिशियल पार्ट में मैंने बताया था। उसके बाद कॉस्ट शीट शुरू किया था। कल मैंने मेरे नोट्स भी आपको दिखाए थे और सारी बातें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सर, और अब हम सीधे सीधे टॉपिक और कंटेंट की बात करेंगे, है ना। जो भी ओरिएंटेशन वाले डिस्कशन थे वो कल हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लेना भाई। पहले 3 लेक्चर हम अभी डेमो यूट्यूब में लेने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्रणव पोपट, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, एजुकेटर बाय चॉइस बाय पैशन। दिल से रहे, दिल से रे, दिल से रहे। तो फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाता हूँ क्यूए, इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 6+ years है ना, कल 7+ होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी के दिन मैं बना था सीए, और कल इस चीज को पूरे हो जाएंगे 7 साल। यस। तो रिपीटर स्ट्रेटजी ऑफ कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर आपको लगता है कि आप कॉस्टिंग पहले कभी पढ़े हो लेकिन अभी आपको वो ग्रिप नहीं है, कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज करने हैं, एमटी की PYQ RTPs आपके नहीं हुए हैं, वो आपको करने हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। 23 मार्च तक हम सब निपटा देंगे सर, कम से कम समय में मैक्सिमम कवरेज करके, ठीक है। तो आप फास्ट ट्रैक बैच परचेज कर सकते हो ultimatecA.com से, आपको कुछ ही समय में उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। वैसे भी पहले 3 लेक्चर्स हमारे डेमो हैं जो यूट्यूब में आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पहली बार कॉस्टिंग पढ़ने वाले हो, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं, या फिर आप नवंबर 24 वाले स्टूडेंट हो, तो मैं आपको फास्ट ट्रैक बैच रिकमेंड नहीं करता। आपको मेरा कंप्लीट बैच, रेगुलर बैच देखना चाहिए, ठीक है जी। तो बार बार बच्चे आके पूछते हैं सर क्या आप वन शॉट रिवीजन यूट्यूब में फ्री लोगे कि वो भी पेड लोगे। नहीं बेटा, वो तो मैं फ्री लूंगा, पर उसका समय अभी हुआ नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरी जो आपसे हैं, मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता देता हूँ। 100% अटेंशन चाहिए, पूरा सुनो, उसके बाद डाउट पूछो, और जहां हो सके स्टोरीज को रिवाइज करने के लिए या रिकॉल करने के लिए आप स्टिकी नोट्स एक्सेट्रा का यूज कर सकते हो। और कभी भी कोई अगली क्लास पिछली क्लास को देखे बिना ना करें, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड होता है भाई जीवन में। उसी तरह हमारे बैच में भी सारी क्लास कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ता हूं मैं। टीम अल्टीमेट सीए, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, अगर आप भी हैं तैयार तो जल्दी से लाइव चैट में मुझे एक बार कंफर्म करें, क्या हम शुरू कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं हमारे कॉस्ट शीट के पार्ट नंबर 2 में। यस सर। तो कॉस्ट शीट एक ऐसा चैप्टर जो गारंटेड आपको 10 मार्क्स देके जाता है, ठीक है। मैंने आपको PYQ की समरी जो बताई थी उसमें दिखाया कि कैसे हर एक अटेम्प्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 नंबर का कंफर्म इस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। कॉस्टिंग का पूरा हमने कल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझा, एक एक आइटम को डिटेल में पढ़ा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स वाले आइटम को हमने थोड़ा सा मेमोराइज करने की भी कोशिश करी। COP हेड कैसे बना, COGS क्यों आया, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP क्यों प्लस और माइनस होते हैं, सिर्फ होते हैं नहीं क्यों होते हैं ये भी समझा। और उसके बाद सारे फॉर्मेट करवा के मैंने तुमको बोला था कि जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। क्वेश्चन में भी मैंने कल तुमको सर क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैंने तुमको क्वेश्चन 2 भी करा दिया था, और दोनों को स्पेशल स्पेशल फॉर्मेट से कराया था। अब मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए सर फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना। हियर वी गो। दिया हुआ है सर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। रॉ मटेरियल 180, डायरेक्ट वेजेस 90, मशीन आवर्स वर्कड एंड मशीन आवर रेट। क्या होता है ना सर, जो आपके कॉमन खर्चे होते हैं ना, जिसको आप बोलते हो ओवरहेड्स, उन कॉमन खर्चों को बांटने का, चार्ज करने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें से एक तरीका होता है मशीन आवर रेट। तो इस क्वेश्चन में आपको मशीन आवर रेट दे दिया 8 रुपीज की, और इस मशीन आवर रेट को यूज करके आप जितने भी मशीन आवर्स प्रोडक्शन में यूज होंगे ना, उतना आप ओवरहेड्स बांट दोगे। तो 8 रुपीज इंटू 10,000, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना एब्जॉर्ब हुआ है। अगली बात, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो जनरल लिखा हुआ है,
जनरल लिखा हुआ है, मतलब ये COGS के बाद ऐड होने वाला है, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है सर। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। सर पहले और दूसरे क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में डेटा नहीं था। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में डेटा था। लेकिन सर सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के नहीं होते। कॉस्ट शीट के अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमको क्वांटिटेटिव डेटा गिवन होता है। तो जब क्वांटिटेटिव डेटा हमको गिवन होगा सर, तो वैसे केस में हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक खुद निकालना पड़ता है। ये हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर बनाना है कॉस्ट शीट, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी निकालना है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने को बोला था। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बोला था कि आप कॉस्ट शीट बना के लाना। वहां पर बहुत ज्यादा कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हर एक आइटम कहाँ क्लासिफाई होगा इसके बारे में मुझे तुमको ज्ञान देना है। सर क्या क्वेश्चन 4 जितना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? नहीं। अब देखो कितने सारे आइटम है, बाप रे बाप रे, इतने सारे आइटम। तो चिंता मत करो, क्वेश्चन 4 जैसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन 4 से हमको नॉलेज बहुत मिल रहा है कि ये आइटम को कहां कहां लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन 4 में से कुछ आइटम्स उठा के क्वेश्चन में दे सकता है तुमको। तो ये माइंड से आप परसेप्शन हटा दो कि इतना बड़ा क्वेश्चन, भाई देखो 10 नंबर का आता है मैक्सिमम, उससे बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं प्रैक्टिकल। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो ये तो 16 नंबर 20 नंबर का जाएगा लेंथीनेस के हिसाब से। तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, सेंस भी नहीं है ना। तुम्हारा नॉलेज चेक करना है। एक ही चैप्टर से 20 नंबर का दे देगा तो नॉलेज कैसे चेक कर पाएंगे पूरे सिलेबस का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी आइटम्स है ना, हर एक आइटम को डिस्कस करके उस आइटम में हम लोग यहीं पर मैं लिखते जाता हूं कि कौन सा आइटम कहां जाएगा, कौन सा आइटम डायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा आइटम डायरेक्ट वेजेस में जाना है, कौन सा आइटम हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना है। यहीं पर लिखते चलते हैं ताकि एक हमको आइडिया लग जाए कि सर कौन कौन से आइटम कहां कहां क्लासीफाई किए जाते हैं। तैयार हो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? और कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई भी करके आए, वो भी मुझे बताना। चलो देख लेता हूं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं। शुभम सैनी, मालव, पारस एंड आर्यन, सुनैना, पीयूष, लोविश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग गाइस। ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल परचेज। कहां जाएगा रॉ मटेरियल परचेज? सर ये जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन निकालते समय। सर फिर आता है जीएसटी पेड ऑन परचेजेस एट 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप परचेज करते समय कोई टैक्स पे करके आते हो और वो टैक्स बाद में सेट ऑफ कर सकते हो, उसका क्रेडिट आपको अवेलेबल है, तो सर ऐसे केस में इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्या समझे? इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता तो मैं इसे मटेरियल कॉस्ट के साथ जोड़ देता, बट क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है तो इट शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट और इसको आप कॉस्ट के साथ नहीं इंक्लूड करोगे। फिर आता है फ्रेट इनवर्ट्स। कहाँ आएगा ये? जब हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं तो परचेजेस के साथ एडिशन बताया था मैंने कल, उसमें ये ऐड होगा सर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, तो वेजेस तो हैं लेकिन फैक्ट्री के वर्कर की है, मतलब जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, मतलब ये कौन सी वेजेस हो गई सर? ये हो गई हमारी डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआईसी। तो सर ये भी वही है, एम्प्लॉय के लिए किया गया खर्चा है, तो ये भी डायरेक्ट वेजेस के अंदर आएगा। फिर क्या बोलता है? बोलता है सर प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर। सर ये बोनस है, मैंने कल बताया था, चाहे वो वेजेस के नाम से हो, सैलरी के नाम से हो, अलाउंसेस के नाम से हो, कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से हो, अगर वो हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए है तो वो डायरेक्ट वेजेस में ही काउंट होना चाहिए। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। रॉयल्टी को कौन सी लिस्ट में आपने देखा था कल? याद करिए सारे बच्चे। सर रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन चला जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो रॉयल्टी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज पावर एंड फ्यूल, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया हुआ था। तो हमारा जो 8th पॉइंट है अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। मेरे साथ हो सभी लोग? यस। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स जिसकी लाइफ है 2 years ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान देना, आपने जो आपके प्रोडक्ट के लिए सांचे बनवाए हैं, अब ये जो आपने सांचा बनवाया ये 2 साल चलेगा, और आप मेरे साथ जो कॉस्ट शीट बना रहे हो वो फॉर द ईयर बना रहे हो, तो क्या मैं मोल्ड और पैटर्न का जो अमोर्टाइजेशन है लेता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हूं, लेकिन कितनी वैल्यू लूंगा? सर लूंगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। हमने कल ही पढ़ा था अमोर्टाइजेशन ऑफ मोल्ड और पैटर्न को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं, लेकिन सर हम उसकी हाफ वैल्यू लेंगे।
मतलब 8,96,000 का आधा। क्यों? क्योंकि सर हमें इस पूरे 896 को 2 ईयर्स में स्प्रेड करना है, और अभी तो सिर्फ 1 ईयर की बात चल रही है। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ूं मैं, मेरे साथ हो? ठीक है, नेक्स्ट। सब जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। कभी कभी क्या होता है ना, मेरे को मेरे कस्टमर ने काम दिया कि ये जॉब वर्क करके दो। अब मेरे पास मेरे वर्कर बहुत बिजी हैं, तो मैंने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उस काम को किसी और से करवा दिया। तो अब ये जो आप पेमेंट करोगे तीसरी पार्टी को, कस्टमर को नहीं, तीसरी पार्टी को, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए करोगे, मतलब ये ट्रेसेबल कॉस्ट हो गई। तो ये भी तुम्हारी कहाँ आएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगी। तो जब भी हम अपना काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा के, जॉब वर्क करवा के करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो ना, आपको इस क्वेश्चन को करने से फायदा क्या हो रहा है? अलग अलग आइटम के सैंपल देखने को मिल रहे हैं, और कौन से आइटम को कहाँ लिया जाता है इसका एक नॉलेज हो रहा है। कुछ ऐसे भी आइटम मिलेंगे जो आपको बड़े अजीब लगेंगे, तो पूरा ध्यान देना भाई, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। जैसे ही मैंने कंज्यूम्ड वर्ड पढ़ा तो मुझे याद आया कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर। कहाँ लेके जाते हैं कंज्यूमेबल्स को हम? इनडायरेक्ट मटेरियल्स को कहाँ लेके जाते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहा है आपसे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल। ये खास बात है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहां पर। फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, लेकिन सर अगर ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो वो एडमिन ओवरहेड में जाना चाहिए, जनरल एडमिन ओवरहेड में। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है तो वो फैक्ट्री में लगती है, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन डिलीवरी व्हीकल का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग और पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आता है डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन, तो यहां पर आ जाएगा DOH, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर आता है सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स। अब देखो, बोला नहीं है कि सुपरवाइजर कहाँ का है। क्या ये शोरूम का सुपरवाइजर है, क्या ये ऑफिस का सुपरवाइजर है, क्या ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर है? सर जब इस तरीके की सिचुएशन हो जहां पर आपको ना समझ आता हो, आपको ये तो समझ में आ गया कि सुपरवाइजर का मतलब है एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, पर वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट फैक्ट्री की है, ऑफिस की है, या सेल्स ऑफिस की है, शोरूम की है, ये अगर तुमको नहीं पता चल रहा है तो हमेशा अज्यूम करेंगे फैक्ट्री। हमेशा अज्यूम करते हैं कि ये सुपरवाइजर कहाँ का होगा? फैक्ट्री। मतलब ये अजम्पशन हमारे पूरे सिलेबस में काम करने वाला है। जब जब तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि तुम्हें तुम्हारे ओवरहेड्स को कहाँ डालना है, तो यू विल ऑलवेज काउंट इट अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ का रिपेयर मेंटेनेंस है। अगर रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट मशीनरी का है तो बिल्कुल फैक्ट्री में आएगा। लेकिन देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, तो ये चला जाएगा तुम्हारा सेलिंग ओवरहेड में। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर। सर जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिस में बैठते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, कमिटीज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ये डायरेक्टर लोगों के लिए व्हीकल जो हमने लगा के रखी है, उन व्हीकल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कंपनी का खर्चा है। ये ऑफिशियल खर्चा हुआ, तो ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा एडमिन ओवरहेड्स के अंदर। समझे आप? ऑफिस ओवरहेड्स। अगला आता है सर हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, सर फैक्ट्री ओवरहेड। अगर तुमने तुम्हारे मशीनों का इंश्योरेंस करवाया है, फैक्ट्री के अंदर है वो, फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है, फैक्ट्री ओवरहेड। और जब तुम्हारे पास जो मटेरियल रखा हुआ है, तुम्हारे जो वर्क WIP रखा हुआ है, अगर तुम्हें उसको भी सेव करना होता है ना, तो तुम्हारे स्टॉक का भी तुम इंश्योरेंस करवाते हो, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर ही है, तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज। जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल आपने पढ़ा तो आपको याद आना चाहिए सर, COP से पहले और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एक आइटम आता है क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड कॉस्ट। तो ये क्वालिटी कंट्रोल वहां जाएगा, और उसके अंदर किसके अंदर लेते हैं इसको सर हम? BCOP के अंदर। तो मैंने कल आपको नहीं बताया था 5 आइटम होते हैं BCOP वाले, दिस विल बी कंसिडर्ड BCOP। COP से पहले के 5 आइटम में से ये आपको इंक्लूड करना है। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, तो अभी भी वही चल रहा है सर, क्वालिटी कंट्रोल, तो वापस ये QC में जाएगा, और कहां दिखाया जाएगा? BCOP। तो लाइन आइटम का नाम होगा क्वालिटी कंट्रोल। तो हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों आइटम को एक साथ ले लेंगे। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल और सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये दोनों को साथ में ले लेंगे। ठीक है।
अगला मेरे पास आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से याद आ रहा है थोड़ा बहुत, सर ये भी हमारा बीसीओपी में जाएगा। R&D करके एक हेड होता है उसके अंदर बीसीओपी में, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और सीओपी से पहले। फिर आता है सर एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और पॉल्यूशन कंट्रोल को मिक्स कर देते हैं। बच्चों, जो हमने 5 आइटम बीसीओपी में पढ़े ना, उन 5 आइटम्स में क्वालिटी कंट्रोल आता है, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं आता। तो पॉल्यूशन कंट्रोल का जो काम है वो तो फैक्ट्री के अंदर का काम है, तो ये तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जाएगा, और क्योंकि ये उन 5 आइटम में नहीं है तो सिंपली उसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाओगे तुम। इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ बीसीओपी। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज गलती से। ठीक है, चलो। नहीं बेटा, लोविश ने एक बहुत बढ़िया बात करी। लोविश ने बोला कि सर रॉ मटेरियल में जो हमने इंश्योरेंस पे किया ये तो मटेरियल कॉस्ट में आना चाहिए। ना ना ना, मटेरियल को खरीदते समय जो हम इंश्योरेंस पे करते हैं ना बेटा, कि हमारे सेलर मतलब जो सप्लायर है हमारा, वहां से जो ट्रक निकला है हमारे फैक्ट्री तक आने के बीच में अगर कहीं जल गया, कहीं गिर गया, कहीं डैमेज हो गया, उसका इंश्योरेंस वो कहलाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। लेकिन यहां जो मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, ये खरीदते समय जो लग रहा है इंश्योरेंस, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां तो मैं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, कि मेरे पास जो मटेरियल का स्टॉक रखा है उसके इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। तो ये मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा सर। मटेरियल को खरीदते समय जो भी खर्चे होते हैं वो मटेरियल कॉस्ट में ऐड होते हैं। मटेरियल को हैंडल करने के जो खर्चे हैं, स्टोर्स के अंदर उनको मेंटेन करने के जो खर्चे हैं, वो मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आते, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। क्या क्लैरिटी हुई लोवेश भाई? चलो नेक्स्ट। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। ओ, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो सर ये हो गया हमारा एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट? दिस इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री के वर्क के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, कल भी मैंने तुमको बताया था कि सर फैक्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अंडर द फैक्ट्री इज कॉल्ड एज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और ये कहां आएगा सर? ये भी आएगा तुम्हारा बीसीओपी के अंदर। क्लियर है सबको? एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी इट इज वन ऑफ द 5 आइटम्स ऑफ बीसीओपी। अब आता है सर अगला पॉइंट, प्रोडक्शन कंट्रोल। तो यहां बोल दिया है सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स। अब जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ना बेटा हमारे, ये फंक्शनल मैनेजर ना फंक्शनल वर्क करते हैं, टेक्निकल वर्क नहीं करते। क्या वर्क करते हैं? फंक्शनल वर्क। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट वाले मैनेजर का क्या काम होगा? फाइनेंस एंड अकाउंट को मैनेज करना। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले का काम क्या होगा? सेल्स और मार्केटिंग वाले को मैनेज करना। उसी तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल वाला जो बंदा है वो भी एक काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का। वो जो टास्क है उसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, लेकिन वो प्रोडक्शन कंट्रोल का काम कर रहा है। तो वो बंदा क्या करता है? वो देखता रहता है कि सही समय पर सारी जगह पर मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। वो ये देखता रहता है कि सारे बंदे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई मक्कारी तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे यहाँ मशीनों में इलेक्ट्रिसिटी की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं मेंटेनेंस की कमी तो नहीं हो रही है। एक ओवरव्यू देखता रहता है वो सारी चीजें। तो इसका जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर है। तो ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी अगर प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शनल मैनेजर के बारे में बात आती है, प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शनल मैनेजर, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, बट इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि वो काम तो प्रोडक्शन का कर रहा है ना, मतलब फैक्ट्री के अंदर कर रहा है। तो ये भी तुम्हारा किसके साथ क्लब होगा? ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्लब होके बीसीओपी में दिखेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर अंडर प्रोडक्शन कंट्रोल। तो ऐसा फंक्शनल मैनेजर जो प्रोडक्शन कंट्रोल का काम कर रहा है वो भी एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आता है। ये एक स्पेशल पॉइंट था जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। नेक्स्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट है, मतलब ऑफिशियल काम हो गया, तो ये चला जाएगा एडमिन ओवरहेड्स के अंदर। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सेल्स ऑफिस का हो गया, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स में चला जाएगा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, जब मैं जनरल बोल रहा हूं मतलब जो ऑफिशियल वर्क कर रहा है, टेक्निकल नहीं, जनरल। तो जनरल वाली बात कर दी, मतलब वापस से एडमिन ओवरहेड चला गया जनरल एडमिन ओवरहेड्स में। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग। बच्चों, प्राइमरी पैकिंग एक ऐसी पैकिंग जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होती है, उसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। सर इट इज वन ऑफ द 5 आइटम्स ऑफ बीसीओपी। सीओपी के पहले के जो 5 आइटम उसमें इंक्लूड हो गई है। उसके बाद है सर हमारे पास अगली चीज, पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन।
जब हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए एक और डबल पैकिंग करते हैं, कार्टन्स में रखते हैं उसको, सेकेंडरी पैकिंग। तो ये तुम्हारा चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, सर इसको इग्नोर करते हैं, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, समझे क्या? इंटरेस्ट एंड फाइनेंस के खर्चे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। फीस पेड टू ऑडिटर, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारे लोग ऑफिस के लोग हैं। तो तीनों के जो फीस है ना, सारी की सारी फीस कहाँ जाएंगी? एडमिन ओवरहेड्स के अंदर जाएंगी। अगला, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेल्स स्टाफ बोल दिया, सेलिंग ओवरहेड। तो आपको अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज में छुपा होता है कि उसको कहां दिखाना है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में यूज हो जाएगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय यूज होगा, ये तुम्हारा COGS निकालते समय यूज होगा। सिमिलरली ये तीनों में भी वही चीज है, ओपनिंग क्लोजिंग है। तो अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मटेरियल वाला स्क्रैप नहीं है सर, ये प्रोसेसिंग वाला स्क्रैप है। तो ये लेस होगा हमारा कहां? BCOP में। इसको भी हम COP से पहले उन 5 आइटम में से ही एक आइटम है ये, लेकिन प्लस वाला आइटम नहीं है, ये माइनस वाला आइटम है। तो बच्चों इसके साथ हम लोगों ने इस पूरी कॉस्ट शीट के एक एक आइटम को डिस्कस कर लिया, कौन सी चीज कहां आएगी। सर क्या मैं इसका कॉस्ट शीट बनाने बैठूंगा? क्या मैं इतना टाइम वेस्ट करूं? मैंने बोला ना, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर लायक नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्ञान देके जा रहा है। क्या ज्ञान देके जा रहा है सर? ये क्वेश्चन मुझे इस चीज का ज्ञान देके जा रहा है कि कौन कौन से आइटम को कहां कहां क्लासीफाई करना चाहिए। ठीक है, एक ही स्पेशल पॉइंट अगर आपको देखने को मिला होगा जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो है सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल। इसको हम लोग कहां लेते हैं सर? इसको हम लोग लेते हैं हमारे एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन के अंदर। चलो जी, नो प्रॉब्लम, बढ़िया है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना बेटा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 3 है, 3 में जो हमको नॉलेज मिलने वाला है ना, वो नॉलेज हमको 5 में भी मिलेगा और उससे ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो मैंने एक बात नहीं बोली थी कि मैं एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस करवाता हूं। तो अगर क्वेश्चन 3 में जो नॉलेज मिल रहा है वो कम है, और क्वेश्चन 5 में जो नॉलेज मिल रहा है वो 3 के नॉलेज को भी इंक्लूड करके है, तो 3 और 5 में से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए बताइए? ऑब्वियसली 5 करना चाहिए। तो 3 वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क लिख देता हूं, बट एक्चुअली आपको बताऊं तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। होमवर्क भी नहीं लिखता भाई, आपके पास इतना टाइम नहीं है। स्किप क्यों? इंक्लूड इन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, मतलब क्वेश्चन 5 में इसके कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, इसमें और कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं है जो क्वेश्चन 5 में ना हो। तो चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं सर हम लोग। ध्यान देना, ठीक है सारे बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैंने क्वेश्चन 3 में आपको ये बोला था कि क्वेश्चन 1 और 2 में यूनिट का डेटा नहीं था, क्वांटिटी का डेटा नहीं था कि कितना गुड्स बना है, कितना क्लोजिंग में है, कितना ओपनिंग में है, ये सब नहीं था। क्वेश्चन 3 में वो चीज़ थी, क्वेश्चन 5 में भी वो चीज़ है, चिंता मत करो। तो क्वेश्चन 5 में भी हमको क्वांटिटेटिव डेटा गिवन है, तो वो सारा पर्पस क्वेश्चन 5 में भी सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। You are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industries. Opening inventory, raw material, opening material, opening WIP, opening FG। अब ये देखो, उसने आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि हमारे पास जितना कंप्लीटेड यूनिट्स ओपनिंग में रखा हुआ है ना, उसकी यूनिट्स है 10,000, 10,000 यूनिट्स अभी भी अनसोल्ड रखी हुई है पिछले पीरियड की ना। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में उसने मेरे को कॉस्ट बताई रॉ मटेरियल की, WIP की, लेकिन फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट नहीं बताई। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ फिर दे रहा है रॉ मटेरियल परचेज्ड, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल, ITC अवेलेबल है तो इग्नोर कर देंगे। वेजेस पेड कोई बड़ी बात नहीं। यूटिलिटीज का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ऑफिस एंड एडमिन, एडमिन जनरल एडमिन में जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस टू ऑफिस स्टाफ, एडमिन जनरल एडमिन में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो बोल रहा है हम अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट, और वो रेट है 8 रुपीज पर आवर। और टोटल कितने आवर्स इसने आपने वर्क किया है सर? 21,600। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिगर मिल जाएगा।
अब देखो यूनिटरी डेटा भी दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड इज 1,60,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 1,94,000 एंड डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स। तो जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में यूनिट का डेटा दिया हो ना, तो पहले वर्किंग नोट बना लेने का, यूनिट के डेटा को अच्छे से पहले समझ लेने का। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना, मेरे पास दिया है सर यूनिट, मैं पहले यहां पर लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्यों जरूरी है निकालना? देखो भाई, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मुझे ऑलरेडी नहीं दिया था सर, नहीं दिया था, तो मुझे ये तो पता हो पहले कि क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी है, क्योंकि अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स पता चल गई ना, तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्रो रेटा बेसिस में क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूं। तो ओपनिंग की यूनिट्स गिवन है, प्रोड्यूस्ड वाली यूनिट्स भी गिवन है, और सोल्ड वाली यूनिट्स भी गिवन है, मतलब मैं क्लोजिंग की यूनिट्स निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना आप इस बार प्रोड्यूस करते हो माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर आप करते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि इस बार आपने कितनी यूनिट्स सोल्ड करी हैं। क्या सभी लोग एग्री करते हो इस वाले फॉर्मूले से कि अगर मुझे ओपनिंग पता है, प्रोड्यूस ऐड करूंगा, क्लोजिंग माइनस करूंगा, तो यूनिट सोल्ड पता चल जाता है। अब इसमें जो जो गिवन है वो डाल दो। तो सर ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास कि हमने 10,000 यूनिट्स ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, करंट पीरियड में हमने प्रोड्यूस करी हैं कितनी, 1,94,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग में मेरे पास है नहीं पता सर, तो क्लोजिंग निकाल देंगे। लेकिन सोल्ड मुझे पता है कि हमने सोल्ड करी है 1,60,000 यूनिट्स। तो चलो भाई जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके बता दो, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक्स क्वांटिटी। सर 10,000 प्लस 194,000 माइनस 160,000 विच इज कमिंग टू 44,000 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक मेरे साथ हो। अब हम चलेंगे कॉस्ट शीट बनाने एकदम सुपर फास्ट स्पीड में। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं सर, सबसे पहले आप ले लीजिए ओपनिंग रॉ मटेरियल। अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ, समय की कमी है, फॉर्मेट आप जानते हो कि आप उसको आरएम की जगह पूरा रॉ मटेरियल लिखोगे। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल 12 लाख रुपए, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ परचेज, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ परचेजेस, परचेज मेरे को दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसको ऐसा करूँ सर कि इसमें बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, तो हम इसको रुपीज इन थाउजेंड्स कर दें सर, बेटर होता है। सर पेपर में अलाउड होता है? बिल्कुल अलाउड होता है सर, रुपीज इन थाउजेंड्स। तो मैंने इसको सर 1200 लिख दिया। पूरा 12 लाख लिखने की जगह 1200 लिख दिया, 1200 उसके आगे 3 जीरो। परचेजेस में भी अब वही चीज़ करूंगा सर, 14,400, 3 जीरो पीछे के छोड़ दो। फिर आता है क्लोजिंग रॉ मटेरियल विच इज 14 लाख। जल्दी से बता दीजिए व्हाट विल बी द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा हो जाएगा सर 1200, 14,400 माइनस 1,400, इट गिव्स मी 14,200। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में मैं जोड़ दूंगा सर वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, तो ये हो जाएगा मेरा 3664। क्या मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ सर, यूटिलिटी की कॉस्ट दी हुई है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर यूटिलिटी वाला आइटम ले लूंगा मैं 145.6। इनको जब मैं जोड़ देता हूं तो प्राइम कॉस्ट मेरा कितना आ जाएगा, 14,200 प्लस 3664 प्लस 145.6 विच इज 18,009.6। ये क्या है, ये है प्राइम कॉस्ट। सर आपने 145.6 क्यों लिया, थाउजेंड्स में लेना है ना इसलिए। उसके बाद मेरे पास आता है सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो मैंने यहां पर ले लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, और उसका कंप्यूटेशन साथ ही साथ लिख दो सर कि आप बोल रहे हो 21,600 मशीन आवर्स हैं और आप एब्जॉर्ब कर रहे हो 8 रुपीज के रेट से, तो 21,600 इंटू 8 रुपीज डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 172.8। काफी कम है यार फैक्ट्री ओवरहेड्स। 21,600 इंटू 8 रुपीज, 21,600 इंटू 8 रुपीज डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है सर 172.8। फिर जब मैंने इसको जोड़ दिया तो ये मुझे मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट,
और कुछ छूट तो नहीं रहा, एक बार देख लीजिए, रॉयल्टी एटसेट्रा तो दिया नहीं है, जीएसटी तो हमको लेना नहीं, इग्नोर करना क्योंकि आईटीसी अवेलेबल है, वेजेस हमने ले ली, यूटिलिटीज हमने ले ली। अब जो ऑफिस एडमिन बचता है वो सीओजीएस के बाद वाला है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी हमारा ऑफिस एडमिन में जुड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंस भी हमारा सीओजीएस के बाद वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने जो किया है अभी तक सही है। 18009.6 प्लस 172.8 विल गिव मी 18182.4, ये था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हो सर तुम? सर इसमें हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, राइट? तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये आ गया हमारे पास 18 लाख और 1604 के, 1800 के 1604 के, तो इसमें मैंने 1800 ऐड किया और 1604 लेस कर दिया, तो ये आ गया 18,378.4 विच गिव्स मी फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो भाई, क्या बीसीओपी वाले कोई आइटम है? क्या एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है? नहीं। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिया है? नहीं। क्वालिटी कंट्रोल दिया है? नहीं। रिसर्च डेवलपमेंट दिया है? नहीं। स्क्रैप वैल्यू दिया है? नहीं। क्या मैं फैक्ट्री कॉस्ट को ही सीओपी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन अब यूनिट वाला डेटा आ गया है, तो अब जो मैं बताने वाला हूं वही खास पॉइंट है कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है ये 1,94,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड हुई है ना, उसकी कॉस्ट है। सो दिस इज द कॉस्ट फॉर 1,94,000 यूनिट्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और उससे मुझे मिलेगा COGS। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो सर आपने क्वेश्चन से ले लिया 9,60,000। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर 18,378.4, दिस इज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1,94,000 यूनिट्स। तो मेरे पास क्लोजिंग में कितनी यूनिट्स हैं? 44,000 यूनिट्स, तो बताइए उसकी कॉस्ट क्या होगी? अच्छा, तो जब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली अवेलेबल ना हो तो आप क्या करते हो, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है वो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स का होता है, उससे आप एवरेज रेट निकालते हो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पता चल जाती है। तो 18,378.4 के डिवाइडेड बाय 194 इंटू 44, इट गिव्स मी 4168.2969, 4168.2969, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 18,378.4 प्लस 960 माइनस 4168.2969, या 297 भी कर सकता हूं मैं इसको। इट विल गिव मी COGS as 15,170.103, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो चीजें जोड़नी है, एक जोड़ेंगे सर हम लोग एडमिन ओवरहेड, जो दो चीजों से बनेगा, भूलना मत दो चीजें। क्यों सर? एक तो आपका ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड दिया 26,52,000, प्लस नीचे दिया ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेल्स स्टाफ नहीं, ऑफिस स्टाफ, तो ये 121K और जुड़ जाएगा। 2652 प्लस 121 विच गिव्स यू 2773,000। फिर आता है सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड हमारे पास हो जाएगा 646K। यस सर, जब हम इन सब चीजों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। निकाल दीजिए भाई कितना आ जाएगा, 15,170.10 15,170.103 प्लस 2773 प्लस 646 gives me 18,589.103, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। अब क्या बोला आपसे, प्रॉफिट इज 27% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल, प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स। तो अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो सर, अगर प्रॉफिट जो है वो सेल का 15% है, मतलब सेल अगर 100 है तो प्रॉफिट 15 है, तो कॉस्ट 85 है, मतलब ये जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है 18,589.103, ये सेल्स का 85% है, तो बताइए सेल्स का 15% क्या होगा? समझ गए? इस तरीके से हम परसेंटेज को अप्लाई करते हैं।
तो 18589.103 अपॉन 85 इंटू 15 विल गिव मी 3280.42 या 43 3280.429 या 43 कर सकते हो आप उसको, और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा सेल्स। तो 18589.103 प्लस 3280.43 इट गिव्स मी 21869.533, ये हो गया सेल्स। तो 328043 ये प्रॉफिट है, मैंने के में कर दिया इसलिए मेरा वैल्यू बदल रहा है 18589 और समझ गया ना मेरी बात। तो सर अगर हम थाउजेंड्स में कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्या? नहीं, डोंट वरी, थाउजेंड्स में कर दोगे तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत फिर राउंडिंग ऑफ का इशू हो सकता है ना, बट थाउजेंड्स में कर दिया तो इट्स नॉट रॉन्ग, समझ रहे हैं इस बात को। ये जो अपन ने किया ये भी एब्सोल्युटली फाइन है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और वो सब छोड़ो भाई, तुम मुझे ये बताओ सारे बच्चे, कितने बच्चे ये दो बातें समझ पाए हैं? कौन सी दो बातें सर? पहली चीज तो जब हमको क्वांटिटेटिव डेटा दिया होता है तो सर हमको क्लोजिंग स्टॉक खुद से कैसे निकालना है, तो कैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट निकाली और कैसे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली, उन दो चीजों पर अगर आपने ध्यान दिया है और अगर वो बातें आपको समझ में आई हैं तो फिर इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। क्वेश्चन की एक एक छोटी छोटी चीज पर समय देने वाला काम नहीं है सर, किस क्वेश्चन को क्यों लाया गया वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मॉड्यूल का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सर आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अगर मैं मेरे फैक्ट्री का कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन या ज्यादा यूटिलाइजेशन करने जाता हूं, ज्यादा यूनिट्स बनाता हूं, तो यूनिट कॉस्ट मेरी कम आती है, कुछ फायदा मिल जाता है ना, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में बढ़ जाता है, तो ओवरऑल मुझे एफिशिएंट पड़ता है, वो चीज इकोनॉमिकल पड़ता है। ये चीज आपको यहां नजर आने वाली है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। A limited company has a capacity to produce 1 lakh units of a product every month, ये हमारी टोटल कैपेसिटी है, और वर्क कॉस्ट एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं मेरी फुल कैपेसिटी का सिर्फ 10% यूज करता हूं तो मेरी एक यूनिट को बनाने में जो यूनिट कॉस्ट मुझे पड़ेगी इट विल बी 400, और जितना ज़्यादा मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता जाऊंगा, अपनी कैपेसिटी का जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करता जाऊंगा, ये कॉस्ट मेरे को कम पड़ने लगेगी, इट विल कीप रिड्यूसिंग। और आप देख सकते हो 100% में आके वो 310 रुपीज पर यूनिट मुझे पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान देना, इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,50,000, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,50,000 पर मंथ, द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट्स टू 30 रुपीज पर यूनिट। ये हमको कुछ फिक्स बातें भी और वेरिएबल बातें भी दी अदर देन प्रोडक्शन, क्योंकि देखो प्रोडक्शन वाला जो कॉस्ट है मतलब वर्क कॉस्ट, उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अलग अलग नहीं बताया, तुमको सीधे एक बार में बता दिया, एक बार में वर्क कॉस्ट बता दिया कि अगर तुम 30% लेवल पर हो तो 380 रुपीज की वर्क कॉस्ट है, 50% लेवल पर हो तो 360 की वर्क कॉस्ट है पर यूनिट, 100% के लेवल पर हो तो यूनिट कॉस्ट तुम्हारी 310 पड़ने वाली है। उसके बाद तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को का डेटा भी दे दिया है। अब सुनो सर, तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखा गया, इफ यू वांट यू कैन सेल 100% ऑफ द आउटपुट, मतलब तुम चाहो तो तुम्हारा 1 लाख यूनिट भी बेच सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम तुम्हारी सेलिंग प्राइस 500 रुपए रखो और उसके साथ साथ मार्केटिंग में ये सारे खर्चे करो। कौन से? सभी लोगों को 30 रुपीज का गिफ्ट बेचना, मतलब तुमने 500 रुपए की चीज बेची ना, साथ में 30 रुपए का गिफ्ट भी जाना चाहिए, तो गिफ्ट से लोगों को लगता है वाह यार क्या कंपनी गिफ्ट भी देती है। सेकंड, एक लकी ड्रॉ, तो सभी को गुड्स के साथ कूपन मिलने चाहिए, जिसका एक लकी ड्रॉ निकलना चाहिए, उस लकी ड्रॉ में जो फर्स्ट प्राइज आएगा ना उसको 50,000 रुपीज देना, सेकंड प्राइज वाले को 25,000 देना, थर्ड प्राइज वाले को 10,000, और जो 4th, 5th और 6th रैंक पर होंगे उनको 5,000 रुपीज ईच करके हम लोग दे देंगे। अगला, 1 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू द कस्टमर, जो भी कस्टमर तुम्हारे ऑफिस में आते हैं, शोरूम में आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने, उनको चाय, नाश्ता, पानी, कोल्ड ड्रिंक, वोल्ड ड्रिंक सब करवाओ भाई, है ना। वो बोले सैंडविच खानी तो सैंडविच बुलवाओ, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 1 लाख रुपए खर्च कर दो तुम महीने में, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक टेलीविजन प्रोग्राम में स्पॉन्सर करो, गोवर्धन घी आता था केबीसी के समय में,
तो स्पॉन्सर अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। तो हर हफ्ते तुम्हारा वो जो है एक कोई वीकली शो है या मान लो वीकेंड वाला शो है, उसमें तुमने स्पॉन्सरशिप करी है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट का ब्रांड का नेम आता है, उसमें 20 लाख रुपए खर्च करो हर महीने। अगर ये सारे खर्चे करोगे तो लोगों में तुम्हारे प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो तुम अपना 100% आउटपुट बेच सकते हो। तो 100% आउटपुट बेचने के लिए 100% प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो तुमको बनाना भी सस्ता पड़ेगा। ये एक चॉइस थी तुम्हारे पास। अब दूसरी चॉइस बताता हूं। अगर तुम ये कुछ भी मगजमारी नहीं करना चाहते, तुमको ज्यादा नहीं बेचना, तुमको टीवी प्रोग्राम, एड प्रोग्राम, गिफ्ट विफ्ट ये सब नहीं करना, तो एक और तरीका ये है कि यू कैन मार्केट 30% ऑफ द आउटपुट एट 550 रुपीज पर यूनिट। तुम तुम्हारे पूरे कैपेसिटी का 30% ही बेच सकते हो। फिर प्राइस भी कम मत करो, 500 की जगह 550 में ही बेचो, और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, किसी को कोई नाश्ता पानी नहीं, कुछ भी नहीं। कस्टमर आ रहा है तो हाँ भैया क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है चाहिए ले लो, खत्म। कोई रिफ्रेशमेंट नहीं, कोई कोई बोलता ना कि जी हजूरी नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। अब हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हमको ये क्वेश्चन पूरा लिख कर करने की आवश्यकता है, या फिर हम इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट समझ सकते हैं। तो मैं पहले अप्रोच करवाता हूं, कैसे हम इसको फॉर्मेट बनाएंगे, क्या इसमें लिखेंगे। सोचो सर, हमें दो सिचुएशंस दी हैं। पहली सिचुएशन जहां हम कोई मार्केटिंग, कोई अन्य खर्चे ना करते हुए 550 रुपीज में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और उसकी हमारी 30,000 यूनिट्स बिक जाएगी, तो 30% कैपेसिटी पर हम वर्क करेंगे। दूसरा है कि सब कुछ ठीक है, पर हम अपने सेलिंग प्राइस को भी कम कर देंगे और इतना ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे कि 30,000 की जगह 1 लाख यूनिट बेच पाए। अब मैं एक बेसिक फॉर्मेट बनाता हूं इसका, और पूरा नहीं करवाऊंगा, बस उतना करवाऊंगा ताकि तुमको एक माइंडसेट बन जाए कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहला कॉलम बनाऊंगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद दो मेन कॉलम आएंगे। एक कॉलम आएगा 30% कैपेसिटी वाला, एक कॉलम आएगा 100% कैपेसिटी वाला। 30% कैपेसिटी मतलब मैं बोल देता हूं सर 30,000 यूनिट्स, और 100% कैपेसिटी मतलब 1 लाख यूनिट्स की डिमांड मेरे पास आने वाली है। अब उनके अंदर मैं दो सब कॉलम बना रहा हूं, एक तरफ लिखूंगा पर यूनिट कॉस्ट, एक तरफ लिखूंगा टोटल कॉस्ट। एक तरफ लिखूंगा पर यूनिट कॉस्ट, एक तरफ लिखूंगा टोटल कॉस्ट। अब जैसे मान लो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल तो दिया ही नहीं, चलो डायरेक्ट वेज, सर डायरेक्ट वेजेस तो दिया ही नहीं, प्राइम कॉस्ट तो दिया ही नहीं, फैक्ट्री, अरे क्यों चिंता करता है बिड़ू, तेरे को वर्क कॉस्ट तो दिया है ना, तेरे को वर्क्स कॉस्ट तो दिया है ना। तो जब तू 30% कैपेसिटी पर होगा तो तेरी कौन सी वाली वर्क कॉस्ट एप्लीकेबल होगी, 380 रुपीज वाली। और अगर तू हर एक यूनिट को बनाने में 380 रुपए खर्च कर रहा है, तो 30,000 यूनिट्स को बनाने में कितना खर्च होगा, 30,000 इंटू 380 डिवाइडेड बाय 100, तो 114,000 के। 6 जीरो थे तो मैंने के लगा दिया आगे। वही अगर मान लो मैं 100% कैपेसिटी पर काम करता हूं, सुनना, 100% कैपेसिटी पर काम करता हूं, तो 310 रुपए का वर्क कॉस्ट आएगा मेरा। 310 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,000, तो ये आ गया 31,000 के। क्या अब आपको एक फॉर्मेट बेसिकली आइडिया आ रहा है। सर यहां पर ये पर यूनिट का कॉलम बनाना कंपलसरी है क्या, देखो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन एक बात को समझो, हमारे इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमको यूनिटरी लेवल पर दी हुई हैं। तो अगर हम यूनिट का कॉलम बना देंगे ना, तो कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और प्रेजेंटेशन भी बेटर दिखेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसी सिचुएशंस में आप हमेशा से पर यूनिट भी दिखाएं तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट के बाद क्या आता है सर, सर वर्क कॉस्ट के बाद जो हमको और फिक्स्ड खर्चे दिए हुए हैं, जैसे कि एडमिन के खर्चे दिए हुए हैं, मार्केटिंग के खर्चे दिए हुए हैं। अच्छा यहाँ पर कोई भी रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल या बीसीओपी के आइटम नहीं है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो वर्क कॉस्ट आ रहा है यही मेरा सीओपी है। अच्छा, कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी तुमको नहीं दिया हुआ है, तो जो वर्क कॉस्ट आ रहा है वही सीओपी है। तो सीओपी के बाद क्या जुड़ता है, सीओपी के बाद जुड़ता है एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो सर, एडमिन में उसने क्या बोल दिया है कि 1,50,000 फिक्स रहेगा, लो। अब चाहे तुम 1 लाख यूनिट बेचो, चाहे तुम 30,000 यूनिट्स बेचो, तुम्हारा एडमिन का खर्चा 1,50,000 फिक्स। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000,
₹5 पर यूनिट पड़ा। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 ₹1.5 पर यूनिट पड़ा। तो जो चीजें फिक्स्ड गिवन है उसको फिक्स्ड में डाल दो टोटल के कॉलम में और कैलकुलेट कर लो पर यूनिट। जो चीज पर यूनिट में गिवन है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल में ले आओ। जिस तरीके से जो दिया है अकॉर्डिंगली तुमको टेबल को बनाते चलना है। सेलिंग को देखो, सेलिंग में क्या बोल रहा है। सेलिंग के खर्चे हैं 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ये हो गया 250 के, ये भी हो गया 250 के। अब 250 के को अगर तुम डिवाइड करते हो 30 के से तो ये 8.33 आएगा, और वहां 250 के को अगर तुम 100 के से डिवाइड करते हो तो 2.5 आएगा। समझ में आ रही बात। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको डेटा दिया है ₹30 पर यूनिट। ये 30, ये 30। भाई लॉजिकल बात है, जितनी ज्यादा यूनिट बिकेंगी उसको पहुंचाने की, उसकी डिलीवरी की कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग मी? तो सुनिए ध्यान से, 30 इंटू 30,000 अपॉन 1000 विल गिव मी 900 के डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और अगले वाले में 30 इंटू 100 3000 के इज माई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहां तक तो हमने सर कॉमन चीजें ले ली। अब आएगी सर हमारी स्पेशल कॉस्ट टू इंक्रीज डिमांड। डिमांड को बढ़ाने के लिए जो स्पेशल कॉस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कि 30% वाली सिचुएशन में नहीं आने वाली है, जो सिर्फ 100% वाली सिचुएशन में आएगी। सर कौन कौन से खर्चे आएंगे देखो आप। सबसे पहला खर्चा आपका गिफ्ट का। अब गिफ्ट में देखो भाई, गिफ्ट है ₹30 पर यूनिट का। हाँ सर गिफ्ट है ₹30 पर यूनिट। तो सर 1,00,000 यूनिट बेचोगे तो 3000 के का तो गिफ्ट का खर्चा हो गया। सही बात है। अगला लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में मैं फिक्स्ड अमाउंट पता कर लेता हूं कितना है। सर लकी ड्रॉ में मेरे पास 50,000 रुपए हैं, 25,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हो गया 85,000, और 5,000 के 3 प्राइज और हैं तो 15,000 और जोड़ दिया मैंने, 1,00,000। तो ये हो गया 100 के। तो गिफ्ट के बाद लकी ड्रॉ तुम्हारा सस्ता पड़ रहा है, उतना महंगा नहीं पड़ रहा है। अगला रिफ्रेशमेंट, जो नाश्ता पानी तुम देने वाले हो सभी लोगों को, उसका खर्चा भी महीने का 1,00,000 रुपए। और उसके बाद आता है सर तुम्हारा कौन सा, टीवी एड। टीवी एड को स्पॉन्सर कर रहे हो तो वो भी आ रहा है तुम्हारा 2,000 के। ये देखो 2,000 के। तो इस तरीके से तुमको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब 100% की कैपेसिटी पर और 30% की कैपेसिटी पर टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है। तो 114 के, 150 के, 250 के और 900 के, ये आ गया 115300 के। और 100% की कैपेसिटी की जो चीज़ है वहाँ आ गया 31,000, 150, 250, 3,000, 3,000, 100, 100 और 2,000, 39,600 के। अरे 30% का ज़्यादा क्यों आ रहा है? मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया लगता है यहाँ पर। 380 इंटू 30, हाँ एक जीरो ज़्यादा लग गया था भाई पहले वाले में। वही मैं बोला यार, बनाए कम हो खर्चा ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये आएगा 12,700, आएगा 12,000। अब तुम यहाँ पर ले लो सेल्स। अगर यहाँ सेल्स ले लोगे तो तुमको दोनों का प्रॉफिट कंपेयर हो जाएगा। सेल्स कैसे लोगे सर? पहले वाले में हम सेल्स लेंगे, हमारी सेलिंग प्राइस है कितनी, 550 रुपीज इंटू 30,000 यूनिट्स, और दूसरे में 500 यूनिट्स इंटू 100 के, 500 रुपीज पर यूनिट इंटू 100 के, तो 550 इंटू 30। तो यहाँ की सेल्स होगी 16,500 और दूसरी वाली सेल्स होगी 500 इंटू 100 मतलब 50,000 के। बस अब आप बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकाल सकते हो। 16,500 माइनस 12,700 विच गिव्स यू 3,800 के, और 50,000 माइनस 39,600 विल गिव यू 10,400 के। यहाँ तक मेरे साथ हो? चलो भाई चेक कर लो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 127, 39,600। टोटल कॉस्ट भी दिखाना था, प्रॉफिट भी दिखाना था, हमने प्रॉफिट भी दिखा दिया, उसमें भले आंसर में नहीं लिखा हुआ है। अरे पर यार मैं तो तुमको ये बोल रहा था कि टीवी एड्स में नहीं पर गलत बोल रहा तुम। 20 लाख रुपए पर मंथ है, पर वीक नहीं है। 80 लाख क्यों लोगे भाई? लोविश तुमने अपने मन से पढ़ लिया कि ये पर वीक दिया हुआ है। वो तो बोल रहा है कि हर वीक मेरा वो जो मतलब जिस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाता हूं वो हफ्ते में एक बार आता है, पर मुझे महीने का खर्चा तो 20 लाख रुपए का ही हो रहा है। कंफ्यूज हो रहे हो तुम जबरदस्ती भाई, अच्छे से पढ़ो पूरी डेटा को, ठीक है। चलो सर, इसके साथ हमारे स्टडी मटेरियल होता है डन।
इसके साथ मैं कहता हूँ स्टडी मैट के क्वेश्चन हो गए हमारे डन। मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है, तैयार हो PYQ RTP के लिए? बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीवन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच फास्ट ट्रैक में रहने वाली है कि सर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन को थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस में सिर्फ काम की चीज देखेंगे, स्पीड में सॉल्व करेंगे, और फिर PYQ RTP में सिर्फ उतना पार्ट सॉल्व करेंगे जहां से कुछ नया सीखने मिल रहा हो, रिपीटेटिव चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे। एवरीवन क्लियर है ये वाली बात? आर्यन का क्या डाउट है? सेल्स 500, 50, 100% में और एक करके शो नहीं करना, किया है ना बेटा? ये देखो, आप अच्छे से पढ़े नहीं क्वेश्चन को। 550 वाली जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 30% वाले लेवल पर है। तो जब मैं 30,000 यूनिट्स बना रहा हूं तब 550 की प्राइस है, और जब मैं 100% लेवल पर काम कर रहा हूं, मतलब 1 लाख यूनिट बना रहा हूं, तब 500 की प्राइस है। तो मैं समझा नहीं तुम्हारा डाउट क्या है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, बट मुझे कुछ इसमें खास बात नहीं समझ में आ रही जो तुमको लगता है कि भाई डाउटफुल है। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं सबसे पहले तुमको दिखा रहा हूं कॉस्ट शीट कंपाइलर। ये वो PDF है जो मैं आपको हर चैप्टर में प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक सारे PYQ, सारे RTP की ईयर वाइज समरी होगी। हर क्वेश्चन में क्या स्पेशल पॉइंट है, और अगर कोई स्पेशल पॉइंट नहीं तो वो भी लिखा होगा, कितने नंबर का आया था और कौन से नंबर का क्वेश्चन था, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए सर, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सर नवंबर 23 की तरफ। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन, और हम उल्टा चला करेंगे, मतलब जो लेटेस्ट आया उसके बारे में पहले बात किया करेंगे। ठीक है, अब वैसे मैंने कॉस्ट शीट चैप्टर में क्या किया है, कॉस्ट शीट चैप्टर में ना मैंने कुछ क्वेश्चंस तो मेरे कॉम्प्रहेंसिव बुक में डाले हुए हैं, जैसे कि नवंबर 20 वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मई 19 वाला क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा नवंबर 19 वाला क्वेश्चन। ये तो मैं क्या है रेगुलर क्लास में भी करवाता हूँ, ये 3 क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरे को डेफिनेटली पता है कि ये मॉड्यूल के अलावा जो अच्छी वेराइटी है उनके क्वेश्चन है। फिर ये 3 करने के बाद फिर हम समरी को देख लेंगे। ठीक है एवरीवन, चलो तो सबसे पहले करने जा रहे हैं हम PYQ नवंबर 20 का क्वेश्चन। ये लीजिए आपके सामने, क्या बोलता है ये? It says that X Limited manufactures 2 types of pens, सुपर पेन, नॉर्मल पेन। एक कंपनी X Limited वो 2 टाइप के पेन बनाती है, एक सुपर पेन और एक नॉर्मल पेन। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30th September इज गिवन एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 4,48,000 रुपीज, प्रोडक्शन ओवरहेड 1,92,000, इस तरीके से 14,40,000 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा दिया है फॉर द ईयर दिया है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं दिया हुआ है, मतलब ये टोटल डेटा है, टोटल। मैं दो दो पेन बनाता हूं, सुपर पेन भी और नॉर्मल पेन भी, लेकिन ये जो डेटा दिया है फॉर द ईयर दिया हुआ है दोनों का कंबाइंड। नाउ इट इज फर्दर असर्टेन्ड दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज डबल एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। जब आप नॉर्मल पेन बनाने जाते हो ना, मैं तुम्हें दोनों पेन दिखाता हूँ, ठीक है, दोनों पेन दिखाता हूँ। कहाँ गया ये नॉर्मल पेन और ये सुपर पेन? ये नॉर्मल पेन जब तुम बनाने जाते हो तो इसको बनाने में जितने रुपए का मटेरियल लगता है ना, इस सुपर पेन को बनाने में, इस सुपर पेन को बनाने में उससे डबल मटेरियल लगता है। भाई ये भारी भी है, हाई क्वालिटी का है, ये तुम्हारा 10 रुपए का है, सस्ता सा है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को तुम? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है सुपर पेन को बनाने में डबल लग रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल पेन। दूसरी बात, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। नॉर्मल पेन को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो सुपर पेन के बनाने वाली कॉस्ट का 60% है, 0.6 टाइम्स ऑफ सुपर पेन। मतलब मान लो कि सुपर पेन को बनाने में अगर 100 रुपए लग रहे हैं वेजेस, तो नॉर्मल पेन बनाने को 60 रुपए लगेंगे। ऑब्वियसली उसमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है ना वर्कर को, फिनिशिंग भी कम करनी पड़ती है, वो नॉर्मल पेन है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है ओवरहेड पर यूनिट तो दोनों में सेम लगेगा। जो ओवरहेड्स का खर्चा है वो दोनों पेन में हम सेम रुपीज का बांटेंगे। फिर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वॉज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। सेलिंग कॉस्ट वॉज 1 रुपीज पर सुपर पेन,
और फिर दिया है प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर गिवन एज फॉलो। साल भर में मैंने सुपर पेन की 40,000 यूनिट्स बनाई हैं और नॉर्मल पेन की 1,20,000 यूनिट्स बनाई हैं, और सेल्स का डेटा हमें सिर्फ सुपर पेन का दिया हुआ है कि 36,000 यूनिट्स हमने सुपर पेन की बेची हैं। तो 40,000 यूनिट्स बनाई, उसमें से 36,000 बेची, 4,000 हमारी क्लोजिंग स्टॉक में रखी होंगी। सेलिंग प्राइस फॉर सुपर पेन वॉज 30 रुपीज पर यूनिट। अब तुमको क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन ओनली। तुम्हें कॉस्ट शीट तो बनानी है, पर दोनों की नहीं, सिर्फ सुपर पेन की बनानी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर मेरे पास कॉमन कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, अब मुझे इसमें से पता करना है कि कितना नॉर्मल पेन का है, कितना सुपर पेन का है, तभी तो मैं सुपर पेन की अलग से कॉस्ट शीट बना पाऊंगा। तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं पहले ये पूछना चाहता हूं तुमसे कि क्या तुमको अप्रोच माइंड में क्लिक हुआ कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कि जितना भी हमारा टोटल कॉस्ट लगा है सर, अब हमें उसमें सेग्रीगेट करना है कि नॉर्मल पेन का कितना, सुपर का कितना, क्योंकि हमें सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनानी है और उसमें भी तुमको ये बोला है कि कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट दोनों दिखाना, प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट दोनों दिखाना। ठीक है, अब मैं इसके वो मेन वर्किंग नोट्स बनवाता हूं जो तुम्हारे लिए ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, तो ये लीजिए सर, मैं यहाँ लिख देता हूँ PYQ नवंबर 2020 का ये प्रश्न है। और इस प्रश्न में सर सबसे पहले हमको निकालना होगा कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि नॉर्मल पेन में जो मटेरियल लग रहा है, सुपर पेन में उससे डबल प्राइस का मटेरियल लग रहा है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो सुनो ध्यान से बेटा, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट for normal pen is capital M and super pen is 2M पर यूनिट। लॉजिकल है? अरे लॉजिकल है कि नहीं है? नॉर्मल पेन बनाने की मटेरियल कॉस्ट है M रुपीज पर यूनिट, तो सुपर पेन में 2M रुपीज पर यूनिट आएगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने दोनों की कितनी कितनी यूनिट बनाई है। सर मैंने नॉर्मल पेन की 1,20,000 यूनिट्स बनाई है और सुपर पेन की 40,000 यूनिट्स बनाई है। तो नॉर्मल पेन की 1,20,000 यूनिट्स बनाने में जो कॉस्ट आई होगी वो होगी 1,20,000 इंटू M। ये कहलाए ना, अगर एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट है M रुपीज, तो 1,20,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है 1,20,000 इंटू M रुपीज प्लस सुपर पेन तुमने बनाए हैं 40,000 और उसका एक सुपर पेन बनाने की कॉस्ट अगर 2M आती है तो 40,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट हो जाएगी 40,000 इंटू 2M। जब आप इन दोनों मटेरियल कॉस्ट को जोड़ते हो तो वो आपके टोटल मटेरियल कॉस्ट के बराबर आता है। क्या क्वेश्चन में मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है सर साल भर का 8 लाख रुपीज? तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चों आप मुझे M की वैल्यू बताओगे? ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स मैंने तुमको दिया है। तो 1,20,000 प्लस 80,000 होता है 2 लाख, 8 लाख अपॉन 2 लाख मतलब 4 रुपीज पर यूनिट। तो क्या तुम मुझे कंक्लूजन बताओगे व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन? चलो भाई बता दो। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन हो जाएगा सर 2M मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8 रुपीज पर यूनिट। ये चीज हो गई डन। अब चलते हैं सर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में, जहां हम बात करेंगे वेजेस की। क्या लॉजिक क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी लॉजिक क्लियर हुआ सबको? मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से देखो और मुझे कंफर्म करो। सर नवंबर 24 के पुराने लेक्चर से हो जाएगा? नवंबर 24 का तो बैच चालू नहीं हुआ, उसके पुराने लेक्चर कहां से मिल गए तुमको? शायद तुम ये बोल रहे हो May 24, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। May 24 से पुराने लेक्चर मत देखना, May 24 का रिकॉर्डेड बैच देख लो या फास्ट ट्रैक बैच देख लो। बट ये क्या बात हुई यार, नवंबर 24 के पुराने लेक्चर, नवंबर 24 के पुराने लेक्चर कहां से लाओगे तुम? वर्किंग नोट नंबर 2
कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पर यूनिट। ठीक है, अब ध्यान देना, लेट wages per unit for super pen is W and normal pen is 0.6 W। क्या ये बात क्लियर हुई? कैसे लिखा मैंने, पढ़ो यहां पर। सुपर पेन को बनाने में जितने रुपीस की वेजेस लगती होगी ना, नॉर्मल पेन को बनाने में उस वेजेस का 60% लगता है। तो अगर सुपर पेन को बनाने में W लगा तो नॉर्मल पेन को बनाने में 0.6 W लगा। क्लियर है ये वाली बात? चलो ध्यान दो बेटा जी। एक बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो मटेरियल वाला। सच बता रहा हूं, फास्ट ट्रैक के हिसाब से बहुत स्लो स्पीड है, और फास्ट करना चाहिए इसको। तो सिंपल मैं क्वेश्चन का वो डेटा पढ़ा रहा हूं और उसके बाद तुमको क्लियरली बता रहा हूं कि एक नॉर्मल पेन अगर ₹m का बनता है तो एक जो सुपर पेन होगा ना बेटा, वो ₹2m का बनेगा। ठीक है, अब नॉर्मल पेन की मेरी 1,20,000 यूनिट्स बनी है और सुपर पेन की 40,000 यूनिट्स बनी है। तो नॉर्मल पेन की मटेरियल कॉस्ट होगी 1,20,000 इंटू एम, और सुपर पेन की होगी 40,000 इंटू 2m, क्योंकि वहां की पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट डबल है, और इन दोनों का टोटल मेरा 8 लाख रुपीज के बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे यह पता चल गया कि 1 यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन बनाने में 4 रुपए लगता है, तो सुपर पेन की कॉस्ट उसकी डबल है। तो ये हो गया 2 4 जा 8। फिर वही जब मैं वेजेस में आया बेटा जी, तो वेजेस में आपको ये बोल रहा है कि एक सुपर पेन को बनाने में जितनी भी वेजेस लग रही है, एक नॉर्मल पेन को बनाने में उसकी 0.6 टाइम्स ऑफ वेजेस लगेगी, 60% लगेगी। अब वापस से वही काम करेंगे सर हम लोग कि अगर नॉर्मल पेन की हमारी कितनी 40,000 यूनिट्स बनी हैं और एक यूनिट बनाने में 0.6 W करके वेजेस लगी है, सुपर पेन नहीं, सॉरी यहां मैं 1,20,000 लिखूंगा। ठीक है, नॉर्मल पेन की 1,20,000 यूनिट्स बनाने में इतने रुपए की वेजेस लगी, और सुपर पेन की 40,000 यूनिट्स बनाने में 40,000 इंटू W इतनी वेजेस लगी, तो टोटल वेजेस के बराबर हो जाएगी, विच 4,48,000। अब मैं चाहता हूं इसको भी आप सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि W का क्या रुपीज आ रहा है, मतलब W की वैल्यू क्या आ रही है। तो 1,20,000 इंटू 0.6 विच इज 72,000 प्लस 42,000 विच इज 1,12,000। तो ये आ गया सर ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेजेस कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज द वेजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन, तो क्या आंसर दोगे बेटा? तो सर हम उसका आंसर देंगे ₹4 पर यूनिट। बस अब क्या है भाई, अब दिक्कत नहीं है। अब तुम अगर सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनाने जाते हो तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाल दोगे? सर मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए ₹8 पर यूनिट जो मैंने वर्किंग नोट से निकाला उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 40,000 यूनिट से। वेजेस निकालने के लिए भी यही कर दोगे। सुपर पेन की वेजेस आ रही है ₹4, ₹4 को 40,000 से मल्टीप्लाई तो 1,60,000 तुम्हारी वेजेस आ जाएगी। अब आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। तीसरा वर्किंग नोट आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेशन। तो वहां पर क्या बोल रहा है सर, वहां पर तो तुमको सिंपली बोल दिया कि दोनों का प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऐसा मान लू लेट ओवरहेड पर यूनिट इज ₹P, तो 40,000 P प्लस 1,20,000 P will give me 1,92,000 rupees. Can you please tell me what is the value of P? That is 1.2 rupees पर यूनिट। बस, अब चाहे नॉर्मल पेन हो चाहे सुपर पेन हो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट हमारा आ गया 1.2 रुपए पर यूनिट। ये हो गया। अब हम सर इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन में जा रहा हूं। जो खास बातें थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं इसका सॉल्यूशन अगर तुमको दिखाता हूं, कौन सा एग्जाम है सर ये हमारा? ये है नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 का मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखूंगा सजेस्टेड आंसर से। तो ये देखो तुम सर, अब तुम इस वाले टेबल को देखना ध्यान से। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो क्या बोलता है ये।
डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपीज, तुमने कितनी यूनिट्स बनाई? सर मैंने बनाई 40,000 यूनिट्स, तो 8 × 40,000 आ गया 3,20,000 बराबर है। सर ये किसकी कॉस्ट शीट बना रहे हो हम? सर ये हम सुपर पेन की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ये हम सुपर पेन की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। वेजेस भी हमने वर्किंग नोट से निकाला 4 रुपीज पर यूनिट। सर कहाँ निकाला आपने? ये देखो कि सुपर पेन की एक यूनिट बनाने में अगर 4 रुपीज लगता है तो 40,000 यूनिट बनाने में 1,60,000 लगेगा। क्वेश्चन में मुझे कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए, तो यही मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया। मेरे साथ हो आप लोग? नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड में हमने निकाला सर 1.2 रुपीज पर यूनिट, तो 1.2 रुपीज पर यूनिट इंटू 40,000, ये आ गया 48,000। तो अब हमको मिल गया सर क्या? अब हमको मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं एक खास बात बताता हूं तुमको, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ना तो तुमको ये बात समझ में आएगी सर। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। उन्होंने ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि तुम्हारा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड है या जनरल है, ये नहीं बताया, पर उसने एक क्लू दे दिया तुमको। क्या क्लू दे दिया? उसने तुमको ये क्लू दे दिया कि तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो वेजेस पर डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतनी ज़्यादा वेजेस आएगी, और जितनी ज़्यादा वेजेस आएगी उतना एडमिन ओवरहेड आएगा। तो क्या कहीं ना कहीं एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से कनेक्ट हो गया? अगर एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से कनेक्ट हो गया तो क्या ये अज्यूम करना लॉजिकल नहीं होगा कि एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन? आप खुद सोचो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन में दिया था योर एडमिन ओवरहेड इज 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो तुमने तो तुम्हारे एडमिन ओवरहेड्स को प्रोडक्शन से लिंक कर दिया ना। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि भाई मेरा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है। तो चलो भाई, मैंने वो चीज भी निकाल दी कि जितना भी मेरा वेजेस आ रहा है उसका 200% मतलब डबल। लेकिन सर क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है इसलिए ये कौन सा आइटम कहला गया? ये बीसीओपी आइटम कहला गया। इसलिए आप देख सकते हो कि कॉस्ट शीट के अंदर आपने इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और सीओपी से पहले लिया हुआ है। फैक्ट्री कॉस्ट में आपने इसको सीओपी के पहले और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लिया हुआ है कॉस्ट शीट के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सीओपी। एक बार हमने जब सीओपी निकाल दिया सर, अब हम क्या करते हैं? सीओपी निकालने के बाद हमको ये याद आना चाहिए सर कि क्या कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है या नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे लेकिन आपने सोल्ड तो सिर्फ 36,000 करी। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमने प्रोड्यूस तो 40,000 यूनिट्स करी लेकिन सोल्ड हमने करी है सिर्फ 36,000 यूनिट्स, और ओपनिंग के बारे में क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया। तो क्या मुझे कोई बताएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर इन क्लोजिंग? तो सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई हमारी 4,000। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो? सर बड़ा सिंपल तरीका है, अगर 8,48,000 रुपीज इज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स, तो जो 4,000 यूनिट्स अनसोल्ड रह गई उसकी कॉस्ट क्या आएगी? 84,800। वही यहां पर दिया हुआ है सर। और ये तो मैंने तुमको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया है कि क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के बेसिस पे कैसे निकलता है। ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं इस क्वेश्चन में तुमको सिखा रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से मुझे मिल गया सीओजीएस। अब सुनो, क्वेश्चन में मेरे पास सर जनरल एडमिन ओवरहेड तो दिया ही नहीं था, सिर्फ सेलिंग कॉस्ट दिया था। जो एडमिन दिया था वो प्रोडक्शन नेचर का था, वो मैंने ऊपर ले लिया। तो अकेला सेलिंग कॉस्ट जो है वो मेरे को दिया है 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। क्वेश्चन में बोला 1 रुपए पर यूनिट सोल्ड, तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36,000। सर सेलिंग कॉस्ट दिया था क्या? देख लो तुम, ये देखो सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ था यहाँ पर। सेलिंग कॉस्ट दिया था तुम्हारे पास 1 रुपीज पर सुपर पेन, तो सुपर पेन की एक यूनिट बेचता हूं तो 1 रुपए की सेलिंग कॉस्ट आती है, ठीक है। तो वो मैंने वहां पर ऐड कर दी 1 रुपीज पर यूनिट। इससे मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ 30 रुपीज का, मतलब एक पेन को बेचता हूं तो 7 रुपीज 8 पैसे का मेरे को प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट आ गया ये। तो बच्चों आप समझ गए अब हमारा अप्रोच कि अब हम जब पीवाईक्यूज करेंगे तो अगर हमने बिल्कुल ऐसे किया कि चलो एक एक चीज को पूरा पूरा लिखते हैं ना, जो नया पॉइंट है वो लिखते हैं। अब फॉर्मेट की तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, तुमने 3-3 क्वेश्चन कर लिए, 4-4 क्वेश्चन कर लिए, तो क्या मैं फॉर्मेट भी बनाने बैठूंगा तब तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना भाई। तो यू गॉट द अप्रोच, ठीक है सर। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया हमारा कौन सा क्वेश्चन,
PYQ नवंबर 2020। अगर आपको इस सवाल से लेके कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना 10 सेकंड के बाद अब हम लोग आने वाले हैं हमारे मई 2019 वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों मुझे जल्दी से कंफर्म करके बता दो क्या आपको पिछले क्वेश्चन में कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम है। अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 8 PYQ मई 2019। ओवर टू यू गाइस। ठीक है, चलो गुड। आर यू फाइंडिंग दिस अप्रोच फाइन फॉर यू, जहां पर मैं कम समय में ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं, बट हर एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उसका जो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है उसको लिख कर और फिर जो चीज रिपीटेटिव है उसको सॉल्यूशन से दिखाकर आगे बढ़ रहा हूं। चलेगा ना? ठीक है, चलो मई 19। अब मई 19 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट सेज दैट मेसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज पर एनम। तो एक कंपनी है जिसका नाम है सर मेसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 36,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज पर एनम बनाने की। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। तो जब ये कुछ डेटा दिया होता है ना सर, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको माइंड में रख के चलना है कि 36,000 हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 40 रुपीज पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 30 रुपीज पर यूनिट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। तो जो लेबर कॉस्ट है हमारी वो है 30 रुपए एक यूनिट की, लेकिन ध्यान रहे एक बात, भले एक यूनिट में 30 रुपए का लेबर लगता हो लेकिन एक महीने का लेबर मिनिमम 48,000 होना चाहिए। सर इस लाइन का क्या करेंगे सर? बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्वेश्चन ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने इसको पहले ले लिया कि मई 19 तो अपन को करना ही करना है। ठीक है, चलो। फिक्स्ड 3,60,000 पर एनम, वेरिएबल 10 रुपीज पर यूनिट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको फिक्स्ड भी दिए हैं, वेरिएबल भी दिए हैं। अब आता है सेमी वेरिएबल वाला पार्ट, इसको भी पढ़ेंगे सर। बोल रहा है सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। तो अगर मैं मेरे कैपेसिटी का 50% तक उपयोग कर रहा हूं तो इतनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी पर एनम। अगर मैं 20% बढ़ता गया, मान लो 50 को क्रॉस कर गया, 51 से 70 तक, तो इतना एडिशनल और जुड़ जाएगा। और अगर 70 से 90 वाली रेंज में चला गया तो और इतना और जुड़ जाएगा, और एनी पार्ट देयर ऑफ लाइक दिस। तो ये तुम्हारी स्टेप वाली वेरिएबल कॉस्ट है। स्टेप वाली वेरिएबल कॉस्ट मतलब 0 से 50% तक ये, 51 से लेके 70 तक दिस प्लस दिस, 71 से लेके 90 तक दिस प्लस दिस प्लस दिस एक बार, और 91 से भी ऊपर जाओगे तो एक बार और ये जुड़ जाएगा। तो इस चीज को मैं वर्किंग नोट में बताऊंगा आराम से, डोंट वरी। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज 5,18,400 पर एनम फिक्स्ड। तो ये हो गया हमारा एडमिन ओवरहेड फिक्स्ड वाला। सेलिंग ओवरहेड्स आर इनकर्ड एट 8 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या मैं तुमको बार बार इंफेसिस करके एक बात बता रहा था कल? दो टाइप के स्क्रैप होते हैं। एक स्क्रैप होता है गुड्स को तुमने प्रोसेस किया और प्रोसेसिंग के बाद स्क्रैप निकलना, और एक स्क्रैप होता है तुम्हारा मटेरियल का स्क्रैप। तो यहां क्या लिखा हुआ है? ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप इज सोल्ड एट ₹5 पर यूनिट। तो यहां से जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, क्या इसको मैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में माइनस करूंगा या फिर मैं इसको सीओपी के पहले माइनस करूंगा? सर बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के पहले माइनस करोगे, बिकॉज दिस इज अ स्क्रैप रिलेटेड टू मटेरियल। नेक्स्ट, इन द ईयर 2019 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी। सन 2019 में फैक्ट्री पहले 3 महीने में 50% कैपेसिटी पर काम करी है, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो पहले 3 महीने का अलग, अगले 9 महीने का अलग। पहले 3 महीने 50%, अगले 9 महीने 80%। क्या समझे? 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। नाउ
पहले 3 महीने में सेलिंग प्राइस था 145 रुपीज पर यूनिट। अब आपको बोल रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing the prime cost, work cost, COP, COS, and also calculate the selling price per unit of the remaining 9 months to achieve the total annual profit of 876,600। इसको बोलते हैं एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्ट शीट। रेडी हो भाई समझने के लिए? बहुत मजा आएगा। चलिए सर एक एक करके आगे बढ़ेंगे चीजों में। सबसे पहले मैं ना लेबर कॉस्ट का नहीं, सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं यूनिट्स का। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ भाई, अगर डेटा तुमको पर यूनिट लेवल पर दिया और तुमको यही ना पता हो कि कितनी यूनिट बनानी है, तो कोई भी चीज कैसे निकलेगी? तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स का कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलो भाई क्या बोल रहा है आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स में? पहले 3 महीने में हम 50% कैपेसिटी पर हैं और बाद के 9 महीने में 80% कैपेसिटी है। तो यहां पर मैं 2 पार्ट लिख देता हूं, फर्स्ट 3 मंथ्स, दूसरा पार्ट लिख देता हूं नेक्स्ट 9 मंथ। तो हमारी टोटल कैपेसिटी है 36,000 यूनिट्स की, पर ये तो एनुअल कैपेसिटी है। तो एक काम करो, 36,000 को तुम 12 से डिवाइड करो, तुमको पता चल जाएगा कि मंथली फुल कैपेसिटी क्या है। फिर उसका 50% कर दो, तो ये तुमको पता चल गया कि 50% कैपेसिटी क्या है, और उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आएगा? 4500 यूनिट्स। अगला, बाद के 9 मंथ्स के लिए तुम्हारी कैपेसिटी 50% नहीं है सर, इट इज मूविंग टू 80%। तो बाकी के 9 मंथ्स के लिए तुम मुझे बताओ कितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगी? 36,000 अपॉन 12 इंटू 80% इंटू 9 इज कमिंग टू 21,600। क्या यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं कि पहले 3 महीने में हम 4500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, बाद के 9 मंथ्स में हम 21,600 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे? इस तरीके से हमको पता चल गया कि हम टोटल यूनिट साल भर में कितनी बनाने वाले हैं। अगला पार्ट, अब मैं आता हूं सर एक एक करके। सबसे पहले मटेरियल तो बहुत सिंपल है, सीधे दिया है 40 रुपीज पर यूनिट, तो उसकी वर्किंग नोट नहीं बनानी पड़ेगी, सीधे फॉर्मेट में डाल देंगे। लेबर कॉस्ट के बारे में मैं जरूर डिस्कशन करूंगा, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि उसमें सर एक खास बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू मिनिमम वाली बात। तो देखो भाई, फर्स्ट 3 मंथ्स में जो तुम्हारा लेबर कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा सर? वो आएगा 4500 यूनिट्स इंटू 30 रुपीज पर यूनिट, विच इज 1,35,000। बट अब एक बात सुनो सर, मिनिमम लेबर कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स क्या आना चाहिए? आपने ब्रैकेट में पढ़ा था आगे क्या लिखा हुआ था कि 1 महीने का मिनिमम 48,000 आना चाहिए सर। तो 3 महीने के हिसाब से 48,000 इंटू 3, मिनिमम लेबर कॉस्ट फॉर 3 मंथ कितना आना चाहिए था? फिर इट शुड बी 1,44,000। तो मुझे बताइए पहले 3 महीने में मैं कौन सी लेबर कॉस्ट लूंगा? शुड आई टेक 135,000 और शुड आई टेक 144,000? सर अगर यूनिट के हिसाब से जब आपने निकाला, ये आपका यूनिट बेस्ड है, ये आपका यूनिट बेस्ड है, अगर ये आपका 48,000 पर मंथ से ज्यादा आ रहा होता तो आप उसको ले लेते, बट ये उससे कम आ रहा है, तो अब आपको मंथ वाला लेना पड़ेगा। ये तो मिनिमम है ना, इतना तो मिनिमम है सर, ये तो होना ही होना चाहिए। तो जो मिनिमम वाला वही उससे बड़ा आ रहा है, तो आपको पहले 3 महीने में तो सर 1,44,000 लेना पड़ेगा। पहले 3 महीने में आपको 1,44,000 लेना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आता हूं नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर। तो इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट 9 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स में हमारे पास है 21,600 यूनिट्स इंटू 30। उस हिसाब से अगर हम यूनिट बेस्ड कैलकुलेशन करें तो हमारी वेजेस कॉस्ट आ गई है 6,48,000। लेकिन सर अगर आप मिनिमम लेबर कॉस्ट की बात करोगे ऑफ 9 मंथ्स, तो वो आना चाहिए 48,000 इंटू 9, विच इज 432। तो सर ठीक है ना, आपने जो यूनिट बेस्ड निकाला है वो 432 से बड़ा है, तो अब आप ले सकते हो यूनिट बेस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? पर यूनिट के हिसाब से 30 है और 30 रुपीज पर यूनिट में यूनिट मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है
अगर वो मंथली 48,000 से कम है तो फिर तुमको 48,000 मंथली मिनिमम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी उसको एक्सीड कर रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किड्स गेमिंग बेटा, कल का पहला लेक्चर उसको देख लेना, सब डिटेल में बताया है। ठीक है, चलो नाउ वर्किंग नोट नंबर 3। अब मैं बात करता हूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, क्योंकि सर वो भी काफी अलग तरीके से हमको गिवन है। एक बार पढ़ें सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है फॉर द कैपेसिटी अप टू 50% योर एप्लीकेबल कॉस्ट विल बी दिस 1,08,000 पर एनम। अगर आप 50 से 70 तक जाते हो, मोर देन 50 लेकिन अप टू 70, तो इतना और बढ़ जाएगा, और 20% आगे जाते हो तो इतना और बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है यहाँ पर। 0 से 50% तक अगर आप रहोगे तो आपकी पर एनम कॉस्ट आ जाएगी 1,08,000 रुपये। अगर आप 50% को एक्सीड कर गए, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 51% टू 70%, तो 1,08,000 जो है ना उसमें 46,800 और जुड़ जाएगा। मतलब जैसे ही तुमने 50 को क्रॉस किया, 50 से ऊपर चले गए, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और जैसे ही तुम 71% से 90% तक की बात करोगे तो इस 154,800 में और 46,800 जुड़ जाएगा। तो जैसे जैसे 20% का इंटरवल क्रॉस करते हैं ना सर, वैसे वैसे 46,800 जुड़ जाता है। चलिए अब इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारा क्या कॉस्ट होगा और नेक्स्ट 9 मंथ्स में हमारा कॉस्ट क्या होगा। तो पहले 3 महीने में सर मैं बना रहा हूं 4,500 यूनिट्स और कैपेसिटी है 50% की। कैपेसिटी 50% की है ना, तो एक मिनट सुनो सुनो सुनो। पहले 3 महीने में कैपेसिटी है 50%, ध्यान दिया आपने, और अप टू 50% कैपेसिटी तुम्हारा तो 1,08,000 लगता है, और 1,08,000 तुम ईयरली कॉस्ट है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा बताओ। तो 1,08,000 वाली जो कॉस्ट है वो 1 साल की है अगर 50% तक कैपेसिटी है, तो इसको अपॉन किया 12 से इंटू किया 3, मतलब 27,000 आ गया सर। नाउ अगर मैं बात करूं सर तुमसे अगले 9 महीने की, तो अगले 9 महीने में हम 80% कैपेसिटी पर है, 80%। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सी वाली कॉस्ट एप्लीकेबल होगी, 154,800 वाली एप्लीकेबल होगी या 2016 वाली होगी सर, 201600 वाली एप्लीकेबल होगी अपॉन 12 इंटू 9। समझे सर, पहले 9 मंथ में आप 50% कैपेसिटी पर हो 50, और बाद में आप 80% पर चले गए। जब मैं बोलता हूं 80% मतलब 71 और 90 के बीच में हो ना, इसलिए 201600 अपॉन 12 इंटू 9, तो ये आ गया 151,200। क्या यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? और देख लेते हैं कोई और पॉइंट जिस पर हमको ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है? नहीं सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें डायरेक्ट लेबर, फिर यूनिट्स का कैलकुलेशन, उसके बाद सेमी वेरिएबल, और आखिरी का पार्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं इसके सॉल्यूशन से तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं May 19 के सॉल्यूशन की तरफ, और जो हमने वर्किंग नोट बनाया उसको कहाँ यूज होने वाला है उस चीज को देख लेते हैं। तो ये लीजिए सर, ये रहा हमारे पास अरीबा वाला क्वेश्चन। सबसे पहले अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि सर मेरी चीजें फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ और हैं और अगले 9 मंथ्स में कुछ और है, तो क्या आपको भी ये ऑब्वियस लग रहा है कि सर हमें कॉस्ट शीट में दोनों के कॉलम सेपरेट बनाने चाहिए? बताओ, आप खुद मुझे एग्री करके बताओ। मैं पूरा एक कॉलम तो बना नहीं सकता। पहले 3 महीने में अलग यूनिट चल रही है, अगले 9 महीने में अलग यूनिट चल रही है, पहले 3 महीने में अलग कैपेसिटी है, अगले 9 महीने में अलग कैपेसिटी है। इट इज बेटर टू मेक 2 मेन कॉलम्स। अच्छा, उसमें भी फिर बहुत सारी चीजों में क्या है ना, कुछ कुछ चीजें यूनिट लेवल पर दी हुई हैं, कुछ कुछ चीजें टोटल लेवल पर दी हुई हैं। तो पर यूनिट का कॉलम बना दूंगा तो फायदा रहेगा, नहीं भी बनाऊंगा तो चलेगा, बट बना दूंगा तो एडवांटेज रहेगा। तो देखिए सर, डायरेक्ट मटेरियल कैसे आया होगा? डायरेक्ट मटेरियल सर 4,500 यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या दी थी? 40 रुपीज दी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इज 40 रुपीज पर यूनिट। सही बात है सर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 40 रुपीज पर यूनिट। तो मैंने क्या किया सर, मैंने 4,500 को
ये 4500 को अगर 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो चेक करो कितना आता है। 4500 रुपीज़ इंटू 40, ये आ गया 1,80,000। क्लियर है? ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा 21,600 इंटू 40, ये आना चाहिए 864, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, नाउ याद करो मैंने एक स्क्रैप की बात करी थी, वो मटेरियल वाला स्क्रैप था, इसलिए देख रहे हो सीओपी के पहले माइनस नहीं हो रहा है, ये मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने से पहले ही माइनस हो गया, बिफोर मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये कैसे आया सर? 5 रुपीज पर यूनिट, तो 4500 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज 22,500, और 21,600 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज, ये आ गया 1,08,000 रुपीज। इस तरीके से मुझे मिल गया मटेरियल कंज्यूम दोनों केसेस में। ठीक है, चलो मुझे नहीं लगता वेजेस के बारे में मुझे तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग नोट बना चुका हूँ। मैंने क्या बताया था वेजेस के बारे में? पहले 3 महीने में मिनिमम वाली वेजेस एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यूनिट वाली निकाल रहा हूँ तो वो कम हो रही है, और दूसरे वाले में फिर यूनिट वाली चलेगी। तो देख लो आप, 1,44,000 अपना मैच कर गया और 6,48,000 भी मैच कर गया। इसका वर्किंग नोट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुमको। प्राइम कॉस्ट में आ गए। फैक्ट्री ओवरहेड में मुझे नहीं लगता कि फिक्स्ड वाले में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि अगर साल भर में 3,60,000 यूनिट्स बन रही हैं तो 3 महीने और 9 महीने रेशियो में बांट दिया उसको। कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड के हिसाब से लगती है, तो 3,60,000 अगर साल भर का है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 90, और रिमेनिंग 3 मंथ्स का हो जाएगा 270। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो सिंपल भाई। वेरिएबल में क्या है सर? वेरिएबल में जो भी पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा वाली कोई बात नहीं है। सेमी वेरिएबल में हमने वर्किंग नोट बनाया सर। देखा कि पहले 3 महीने में 27,000 आना चाहिए, अगले 9 मंथ्स में 151,200 आना चाहिए। ये देख लो, समझा पाया मैं तुमको? इस तरीके से मुझे मिल चुका है वर्क्स कॉस्ट। अब ये वर्क्स कॉस्ट मिल गया, अब इसमें मैं जोड़ूंगा एडमिन ओवरहेड। अगेन एडमिन ओवरहेड के बारे में क्या चर्चा की गई है सर? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एडमिन ओवरहेड में बोला गया है 5,18,400 फिक्स, तो इसको भी तुम वैसे ही बांट दोगे। 5,18,400 पहले 3 महीने का अलग, 5,18,400 अगले 9 मंथ्स का अलग, टाइम के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो 5,18,400 इंटू 3/12, देख लो 129,600 आता है क्या? ये लो 129,600, ये लो 3,888,000। अब सवाल ये उठ रहा है सर कि ये एडमिन ओवरहेड मुझे जनरल मानना चाहिए या प्रोडक्शन नेचर का मानना चाहिए? अब इस क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, ना तो इस क्वेश्चन में ये बताया है कि एडमिन ओवरहेड किससे कनेक्टेड है, ना तो उसने जनरल वर्ड बोला, ना तो प्रोडक्शन वर्ड बोला। तो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, चाहे आप इसे प्रोडक्शन नेचर का माने, चाहे आप इसे प्रोडक्शन नेचर का ना माने और जनरल माने, दोनों आईसीआई को सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये अजम्पशन बेस्ड चीज हो गई है। समझ रहे हो बात? तो हालांकि उन्होंने इसे प्रोडक्शन नेचर का मान के किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, और ये चीज मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं। ये देखो लिखा हुआ है, आईसीआई खुद बोल रहा है कि अगर आप एडमिन ओवरहेड में बी ट्रीटेड अल्टरनेटिवली एज अ पार्ट ऑफ जनरल ओवरहेड, अगर आप ऐसा करते तो आपका वर्क कॉस्ट अलग आता, आपका सीओपी अलग आता, और आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग आता। तो ये समझना कि ऐसा नहीं होता कि जो लिख गया वो पत्थर की लकीर है। अगर कोई चीज अजम्पशन बेस्ड है तो अजम्पशन किसी ने दूसरा लिया है तो उसका भी आंसर सही किया जाता है, उसका आंसर गलत नहीं किया जाता। ठीक है, चलो सर, इसलिए मैंने आपको ये डिस्क्लेमर पहले दे दिया था। सीओपी आ गया हमारा, सीओपी मिल गया, सीओपी में हमने जोड़ दिया सेलिंग ओवरहेड्स। उसमें सेलिंग ओवरहेड्स तो सर यूनिटरी लेवल पर निकल रहा है, 8 रुपीज पर यूनिट, तो उससे मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ये हमको बनाना था सर। अब इन सारे वर्किंग नोट्स जो आपको दिए हुए, ये तो अपन पहले से कर चुके हैं। ये जितने भी वर्किंग नोट्स बने मैंने और बेटर वे में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, चलो सर, बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसके सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो यू कैन आस्क हियर, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, वेरी गुड, चलो गुड, बढ़िया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है। इसका पार्ट 2 अच्छा है, इसलिए वो भी मैं लिख के करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको लिख के करवाऊंगा। पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे ये बोलता है, सर इट सेज दैट कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द रिमेनिंग 9 months टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस मच। तो उसने मुझे ना डिजायर्ड प्रॉफिट बता दिया कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कि अगले 9 month में मुझे क्या सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा कितना है। तो क्वेश्चन में जो डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है वो है 8,76,600, ठीक है। सर अगर आपका डिजायर्ड प्रॉफिट इतना है तो इसमें मैं एक काम करता हूं, ऐड कर देता हूं टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, साल भर की टोटल कॉस्ट को छोड़ देता हूं। अब क्योंकि हमने कॉस्ट शीट दोनों बनाई हुई है तो हमको दोनों पहले 3 महीना और अगले 9 महीने का कॉस्ट पता है। तो 629,100 प्लस 2602800 दोनों को जोड़ो और बताओ मुझे साल भर की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही। फिर इट इज कमिंग टू 32,31,900, ठीक है। जब आपने इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया 4108,500, 4108,500। मतलब मुझे सर इतना सेल्स करना पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना भाई। अगर तुम्हें उतना प्रॉफिट चाहिए 876600 और ये तुम्हारी कॉस्ट आ रही है 32,31,000 है, मतलब 41,08,500 की सेल्स तुमको करनी पड़ेगी। अब मैं लिखता हूं सेल्स इन फर्स्ट 3 months, पहले 3 महीने में कितनी सेल हुई है वो निकालते हैं। तो पहले 3 महीने में सर हमको बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना है। पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस है 145 रुपीज पर यूनिट। तो मैंने बोल दिया 145 रुपीज पर यूनिट इंटू पहले 3 महीने में मैंने 4500 यूनिट्स बनाई हैं और बेची हैं। तो ये हो गया मेरा सेल फॉर द फर्स्ट 3 months। तो बताइए सेल्स रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 9 month, अब कितनी और सेल करनी पड़ेगी। तो 4108,500 में अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो मुझे समझ में आ गया कि 34,56,000 रुपीज की सेल्स मुझे आने वाले 9 महीने में करनी है। और बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर 9 months। सर आने वाले 9 महीने का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है मेरा 21,600। तो बता दीजिए व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड। 3456 डिवाइडेड बाई 21,600, तो ये आ गया सर 160 रुपीज पर यूनिट। है लॉजिकल, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बट हाँ नई चीज थी इसलिए मैंने लिख के बता दी, बट कोई भारी चीज नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फॉर द अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक सर हम लोगों ने कौन से 2 क्वेश्चन कर लिए उसकी समरी एक बार पढ़ लेते हैं और वहां जाके टिक कर लेते हैं। तो सर अभी हमने कौन कौन से 2 क्वेश्चन कर लिए उसकी समरी एक बार देखते हैं। अब ये समरी को देख के ना तुमको काफी ऐसा मतलब अच्छा फील होगा कि चलो हाँ भाई, ये समरी अगर मेरी बन जाती है तो मेरे लिए काफी काम की चीज है। तो ये देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2 है 10 मार्क्स, कॉस्ट शीट अलॉन्ग विद द गिवन हेड्स। सॉरी, मैंने कौन सा करवाया अभी, 2020 वाला करवाया, नवंबर 2020 वाला करवाया था ये। सर इसमें हम लोगों ने ये देखा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट और डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट का रिलेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, और कैसे हमने यूनिट्स कैलकुलेशन किए। ये स्पेशल पॉइंट था हमारा सुपर पेन नॉर्मल पेन वाले क्वेश्चन में, और ये हमने समझ लिया सर। इसमें कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट निकालना था, वो भी निकाल दिया। मे 19 वाले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट शीट बनाई, सेलिंग प्राइस फॉर रिमेनिंग 9 months ये पूछा था हमसे, तो सेमी वेरिएबल का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, और आप चाहो तो इसमें लेबर कॉस्ट भी लिख सकते हो कि लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट था। मैं मेजर मेजर पॉइंट्स उसमें लिख दिया हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था। ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ अब मैं करने वाला हूं कौन सा सवाल, अब मैं करूंगा नवंबर 2019 वाला क्वेश्चन सर, PYQ नवंबर 2019। नॉट सो टफ,
बट देर आर फ्यू स्पेशल पॉइंट्स विच आर गिवन ईयर, जिसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, चलो सर। क्या होता है ना, जब हम जीवन में पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तब हमारा माइंड धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर रहा है। इसलिए रेगुलर बैच में मैं हाथों हाथ PYQ RTP नहीं करवाता, सिर्फ स्टडी मैट करवाता हूँ। और फिर बाद में जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं उनको PYQ RTP सेशन की लिंक दे देता हूँ कि तुम उसको जब सेल्फ रिविजन करने बैठोगे चैप्टर्स को, जब तुम्हें ओवरऑल सिलेबस का थोड़ा एक बेसिक आइडिया होगा, तब तुम अगर PYQ साथ में कर रहे हो ना तो ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, क्विकली कर पाओगे। लेकिन अभी तो फास्ट ट्रैक बैच है, तो यहाँ तो मैंने पहले ही बोला है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है नहीं, जिनको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पता है उनके लिए है। तो यहाँ पर हम साथ ही साथ करते चलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो भाई पेपर आने वाले हैं और ये पेपर वाली बैच है, तो इसमें बाद में सेल्फ स्टडी करके PYQ RTP अलग से करने का थोड़ी टाइम रहने वाला है तुम्हारे पास। सब क्लास में करना है हमको, जो करना है क्लास में करना और कहीं नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 9, PYQ November 19. XYZ is a manufacturing firm has revealed the following information for September 2019. 1st September, 30th September, opening closing raw material, opening closing WIP दिया हुआ हमारे पास। The firm incurred following expenses for a target production of 1 lakh units during the month. ऐसा नहीं बोला कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, बोल रहा है हमारा टारगेट प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट बनाने का। ठीक है सर, गुड। फिर बोल रहा है आपसे कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री 3,50,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वो भी दिया हुआ है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये BCOP में जाएगा, ये BCOP में जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये तो एडमिन ओवरहेड जनरल है ही, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम खुद निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अच्छा, फिनिश गुड्स ओपनिंग 0 दिया हुआ है, सॉरी, और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई है, फाइन। फिर बोल रहा है डिफेक्टिव आउटपुट इज 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन। तो तुम 1 लाख यूनिट बनाने का सोच रहे थे, पर उसमें से 4% डिफेक्टिव निकला है, तो वो जो 4,000 डिफेक्टिव यूनिट्स बनी है ना, वो 61 रुपीज में सेल हो जाएंगी। तो मिल गया स्क्रैप वैल्यू ऑफ रियलाइज्ड। तो प्रोसेसिंग में जो स्क्रैप निकलता है उसको रियलाइज करते हो तो कहां दिखाते हो सर? वो BCOP में दिखेगा। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट COP, बोलने की जरूरत नहीं है। COGS की वैल्यू आपको 78,26,000 दी है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपको हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट शोन बाय द फर्म। कितने बच्चे ये बात को याद कर पा रहे हैं कि कल हमने इसके जैसा क्वेश्चन पढ़ा था? डिफेक्टिव वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, COGS गिवन था और रिवर्स करके हमने मटेरियल परचेज निकाला था। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? तो क्या वो सेम चीज मुझे फिर से बताने की आवश्यकता है? सर नो नीड, मैं सिर्फ यहां पर तुमको क्वांटिटेटिव डिटेल्स बता देता हूं और फिर हम लोग जाके सॉल्यूशन देख लेंगे। नहीं, होमवर्क वाली कोई चीज नहीं भाई लोविश, यहां पर होमवर्क वाली कोई चीज नहीं है। होमवर्क तो जो हम पढ़ते हैं वो पूरा रिवाइज करना है डेली, वो तो है ही। और जो क्वेश्चन जैसे मैं स्किप कर दिया वो तुम जाके खुद से करना चाहो तो कर सकते हो। बट अभी मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये पार्ट तुमको आता है कि नहीं आता? सर आपने कल बताया था कि हम फॉर्मेट बनाते चलेंगे, कंप्यूटेशन लिखते चलेंगे, और जैसे COGS में पहुंचेंगे फिर वहां से उल्टा चलेंगे। जब मटेरियल परचेज निकल जाएगा फिर वापस से कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे। तो सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल एक बार बता देता हूं और फिर इसका सॉल्यूशन जाके हम लोग एक बार देखते हैं कि ICAI ने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो बच्चों मैं लिख रहा हूं PYQ नवंबर 19, PYQ नवंबर 2019। और इसमें अगर मैं तुमसे बात करूं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, क्या हमको नहीं दिया है? सर हमको यूनिट्स ओपनिंग दिया है, नहीं 0 दिया है। क्लोजिंग दिया है, सोल्ड नहीं दिया है मेरे हिसाब से, हाँ सोल्ड नहीं दिया है। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स सोल्ड, सबसे पहले टारगेट प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स। दूसरा
डिफेक्टिव आउटपुट 4%, मतलब 4000 यूनिट्स उसमें से डिफेक्टिव निकली। तो कितनी यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस्ड हुई? 96,000 यूनिट्स। फिर उसमें से बोल रहा है 5,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, और ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट सोल्ड बता दो कितना आ जाएगा? 91,000 यूनिट सोल्ड। ठीक है, ये डेटा डायरेक्टली नहीं गिवन था। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू निकाल देते हैं। जो 4000 यूनिट्स हमारे स्क्रैप में गई हैं, इट विल बी सोल्ड एट 61 रुपीज। 4,000 इंटू 61 विल गिव मी 2,44,000 रुपीज। ये दो बातें मैंने तुमको बता दी, एक 91,000 यूनिट्स वाला चीज और एक ये स्क्रैप वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग नवंबर 2019। ये रहा हमारे सामने कॉस्ट शीट कंपाइलर पीडीएफ। नवंबर 19, नवंबर 23, 22, मई 22, 21, जुलाई 21, ये रहा नवंबर 19। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन है ये, देखो आप। ये रहा सर पहला वर्किंग नोट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वाला। ठीक है, 91,000 यूनिट सोल्ड। दूसरा स्क्रैप वैल्यू, चेक कर लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू सीओपी के पहले माइनस हुई है, ये हुई है सर 2,44,000 रुपीज। 2,44,000 रुपीज। अच्छा, एक और खास पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खास पॉइंट पता क्या है? वो खास पॉइंट है सर ये वाला, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इस बात को मैं सीधे समझाता हूं कुछ डायग्राम फॉर्म में। सर मेरे को सीओजीएस जब गिवन होता है, तो सीओजीएस में मैं क्लोजिंग ऐड कर दूंगा और ओपनिंग माइनस कर दूंगा, तो मुझे सीओपी मिल जाएगा, बराबर है। सीओपी से आप बीसीओपी वाले आइटम माइनस कर दोगे तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में से आप क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को प्लस कर देना, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस कर देना, तो आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर दोगे तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी, बराबर है। अब जो हमने क्वेश्चन पहले किया था कल, उसमें प्राइम कॉस्ट में से मैंने वेजेस माइनस करी थी, तो मुझे मिल गया था मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में तो वेजेस भी नहीं गिवन और मटेरियल कंज्यूम्ड भी नहीं गिवन, दोनों गिवन नहीं है, तो कैसे करोगे? तो सर मैं क्या करने वाला हूं, ये वाले स्टॉक को कट कर दूंगा मैं। अब मैं सीओजीएस से लेके प्राइम कॉस्ट तक पहले निकाल देता हूं। सीओजीएस से हटा हटा के चीजों को प्राइम कॉस्ट तक जैसे ही मैं पहुंचा, एज सुन एज आई राइट प्राइम कॉस्ट, फिर मैंने देखा कि प्राइम कॉस्ट दो चीज को लेके बना है, एम्प्लॉय कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट। तो मैंने बोल दिया प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट। लेकिन बोल रहा है कि जो वेजेस की कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट की हाफ है, तो मटेरियल कॉस्ट प्लस हाफ ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, समझ गए सर। तो इक्वेशन बना के आप एम की वैल्यू निकाल सकते हो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं ये बोल सकता हूं कि मटेरियल और वेजेस का रेशियो है 2:1। तो जो भी मेरा प्राइम कॉस्ट आएगा, उस प्राइम कॉस्ट के फिगर में मैं अगर 2/3 करता हूं तो मुझे मटेरियल मिल जाएगा, उस प्राइम कॉस्ट के फिगर का 1/3 करता हूं तो मुझे वेजेस मिल जाएगी। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर मैं देखता हूं इन्होंने प्राइम कॉस्ट कैसे निकाला है। तो इन्होंने सीओजीएस लिया, फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो यूनिट्स की मदद से 91,000 इंटू 5,000, कि अगर हमारी सोल्ड यूनिट है 91,000 और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है 5,000 यूनिट्स, तो अगर सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट इतनी है तो फिर क्लोजिंग यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, ये मिल गया सीओपी। ओपनिंग तो कुछ था नहीं, सीओपी में से मैंने बीसीओपी वाले आइटम हटाए तो ये मुझको फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट किया तो ये मेरे को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया।
ये सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। और फिर जब मैंने इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस किया तो ये मेरे को आ गया 78 लाख प्राइम कॉस्ट। अब मैंने जो तुमको बताया कि 78 लाख के दो पार्ट बना दो, मटेरियल निकालने के लिए 78 इंटू 2/3 और वेजेस निकालने के लिए 78 इंटू 1/3, क्योंकि दोनों 2:1 में लगे ना। अगर दो मटेरियल है तो एक वेजेस है, तो 78 इंटू 2/3 ये आ गया 52, और 78 इंटू 1/3 78/3 ये आ गया आपका 26। देख लो मैच कर जाएगा, 52 लाख और 26 लाख। और एक बार 52 जैसे तुमको पता चल गया 52 लाख, तो मटेरियल परचेज तो निकाल ही सकते हो इन्वेंट्री को एडजस्ट करके। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट हमको पिन पॉइंटेड समझने थे वो हमने समझ लिए, और इसके साथ ये वाला सवाल भी हमारा होता है समाप्त। तो मैं जाता हूँ वापस से हमारे PYQ की समरी में और जाके टिक कर देता हूँ कौन से सवाल को। सर अभी आपने हमको करवाया है नवंबर 19 वाला क्वेश्चन, तो नवंबर 19 वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, जिसमें हमको मटेरियल परचेज भी निकालना था और कॉस्ट शीट भी निकालना था। इसमें हमने रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट को देखा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स क्वांटिटी निकाला और ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव को भी देखा। ठीक है, ये इस तरीके से हमने 3 PYQ ये वाले कंप्लीट किए जो इंपॉर्टेंट थे। यहां तक मेरे साथ हो सब लोग? तो ये हो गया हमारा सर यहां तक का पार्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सुनना ध्यान से, आगे का शेड्यूल बता रहा हूं आप लोगों को। आज है 16 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को हमारा था लेक्चर 1, 16 जनवरी को मतलब आज हमारा हुआ लेक्चर 2। ये लाइव था, ठीक है सर, ये भी लाइव है, अभी चल रहा है लाइव। अब 17 जनवरी को मैं ट्रैवल कर रहा हूं। क्यों ट्रैवल कर रहा हूं? क्योंकि आपके प्यारे और हमारे प्यारे IG सर की शादी है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम जो डेमो लेक्चर है वो मैं उसके पहले कंप्लीट कर दूं। तो लेक्चर 3 में रिकॉर्ड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? मैं अभी या तो रात को या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करूंगा, और ये कल शाम को 5:30 बजे PM मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको प्रीमियर सेशन करके शांति से बैठ के देख लेना। अभी रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। या तो रात को या कल सुबह जल्दी उठ के मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। इस क्वेश्चन के आगे से जो बचे हुए PYQ हैं वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, तो ऐसा करने से हमारा डेमो लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। बस ये YouTube के डेमो लेक्चर एंड। उसके बाद कौन सी तारीख भाई, कौन सी तारीख को मैं वापस आ रहा हूं? मैं 21 को वापस आ रहा हूं, ठीक है। तो 22 जनवरी से हमारा लेक्चर 4 आएगा। ये YouTube में था, ये YouTube में था, ये भी YouTube में होगा। अब लेक्चर 4 जो हमारा होगा सर डेफिनेटली लाइव होगा, लेकिन वो ऐप में होगा। तो अब इन 3-4-5 दिनों में तुमको क्या करना है, तुम डिसाइड कर लो तुमको बैच बाय करना है कि नहीं करना। और जिनने बाय कर लिया वो भी भाई, उनको भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, डिसाइड कर लेना कौन सी डिवाइस में देखना है, लॉगिन वॉगिन कर लेना। जो ये 3 लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड वाले वहां डलवा दूंगा, तो उनको चला के देख लेना कि ऐप का इंटरफेस कैसा है। और लेक्चर 4 से मुझे ऐप में सारे लोग लाइव मिल जाना। और वहां से फिर जब हम क्लासेस लेंगे ना बेटा, तो मैं आपको बता दूं, मंडे टू सैटरडे तो गारंटेड क्लासेस हैं, पर मेजॉरिटी केसेस में संडे को भी क्लासेस होंगी आपकी। 22 जनवरी से मंडे टू सैटरडे तो है ही क्लास, मंडे टू सैटरडे तो क्लास है ही, बट उसके बाद आपकी संडे को भी क्लासेस होंगी मेजॉरिटी केसेस में। नहीं लविश, अभी मैं नहीं दे रहा हूं, अच्छा दूसरी चीज, आज या कल तक में मे बी 2 दिनों के अंदर जितने भी एनरोल्ड यूजर्स होंगे उनको टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। जब आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, उसके बाद जो भी मुझे तुम्हारे साथ नोट्स एक्सेट्रा शेयर करने हैं, जो शेयरेबल नोट्स होंगे वो मैं PDF वहां पर डालूंगा। और बाकी तुमको जो डिटेल्स आएंगे ना एक्सेस का, तो उसमें 2 ऐप्स की लिंक आएंगी। एक आएगा लेक्चर वाला ऐप और एक आएगा तुम्हारा ये वाला ऐप। एक लेक्चर देखने वाला ऐप और दूसरा तुम्हारा ऐप आएगा PDF इनक्रिप्टेड वाला। तो जो मेरी पेड वाली बुक है ना, जिसकी हार्ड कॉपी बाहर मिलती है, उसका PDF मैं इनक्रिप्टेड वाले ऐप में डालूंगा, वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो। और अगर तुम चाहो तो सेपरेटली बाय भी कर सकते हो, वेबसाइट में अलग से बुक्स भी अवेलेबल है। तो जो भी काम है ये सब 22 जनवरी से पहले कर लो, क्योंकि 22 जनवरी को जो हम सेशंस शुरू करेंगे फिर वो नॉन स्टॉप चलने वाले हैं। फिर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा।
बहुत रेयरली एक आध बार ट्रैवल हुआ तो अलग बात है। बाकी 23 मार्च तक भाई, 23 मार्च तो मैंने मैक्सिमम डेडलाइन ली है, उसके पहले तुमको खत्म करके दूंगा उसको। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना? और ऐप को लेके बाकी चीज़ों को लेके लोड मत लो भाई, आने वाले 1-2 दिन में सब सेटल हो जाएगा। जो भी लोग परचेस करेंगे उन सब को पूरी डिटेल्स आएंगी, प्रॉपर लिंक आएंगी, प्रॉपर स्टेप्स लिखे होंगे कैसे करना है, बट शांति से उस चीज़ को करना, है ना? पैनिक मत होना, हड़बड़ाना मत, सब हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक आएगी तुमको, वन टाइम इनवाइट लिंक आएगी, उसको शेयर मत कर देना किसी को, वो लिंक एक ही बार यूज होती है, तो तुम खुद ही ज्वाइन करना भाई। किसी और को शेयर कर दिया, पता तुम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, कोई अनऑथोराइज्ड यूजर ज्वाइन हो गया, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, और तब तक जो कुछ दिन रहेंगे तो आने वाले 4-5 दिनों में बच्चे डिसाइड भी कर लेंगे कि भाई उनको ये बैच ज्वाइन करना है कि नहीं। फिर एक बार जब 22 जनवरी से हम पेस पकड़ेंगे तो इट विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन। ठीक है, बढ़िया सर। तो आज के सेशन को यहीं पर दी एंड करते हैं। कल से हम लोग सर, मतलब कल के सेशन में मैं, जो कि रिकॉर्डेड सेशन होगा, उसमें बचे हुए सारे PYQ और सारे RTP डिस्कस करूंगा। अगर उसमें से कुछ बच जाता है, अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो देन आई विल टेक इट ऑन लेक्चर 4, अदरवाइज लेक्चर 4 से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। फिर मिलेंगे वेरी सून। कल शाम को 5:30 बजे मैं लाइव नहीं रहूंगा, लेकिन अभी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग करूंगा सुबह उठ के कल अर्ली मॉर्निंग, तो उसको भी एंजॉय करना। और कॉस्ट शीट चैप्टर को पूरा खत्म कर डालो भाई कल तक। ठीक है, आज जो भी चीजें कराए उसको रिवाइज करो, जो 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए उनको तुमको खुद करना है, वो तुमको इजीली बन जाएंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं वेरी सून वापस से। iOS में हमारा ऐप नहीं है, मैं पहले भी बता दूं आपको, परचेज करते समय भी लिखा होता है वहां सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में, इट विल ओनली वर्क ऑन आइदर विंडोज लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल फोन, नो मैकबुक, नो आईफोन। ठीक है, सॉरी भाई, बड़े लोगों के लिए क्लास ये जो है हमारा ऐप अवेलेबल नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी गुड नाइट।